के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि ये जो ब्लड है ये हमारी बॉडी में फ्लो कैसे कर रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, किस रूट से जा रहा है, और इस चीज को बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। हम कुछ भी खाते हैं, हमारा खाना पचता कैसे है, हमारी बॉडी उस खाने को पचाती कैसे और उसमें से खून कैसे बनता है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि जो हम न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, कैसे कैसे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को चाहिए, कैसे कैसे नहीं चाहिए। तो ये पूरा सेशन चलेगा, काफ़ी लंबा सेशन है, अपनी कमर की पेटी कस लीजिए। शुरू करते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम से। देखो, हमारा देश भारत में अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आपके पास 3 तरीके होते हैं। या तो आप एयरपोर्ट पे जाओगे, जहाज से जाओगे, या आप रोड के थ्रू जाओगे, टैक्सी या बस करके जाओगे, या आप अभी जैसे वाटरवेज चल गए हैं कार्गोज के लिए, तो अगर वो इंसानों के लिए भी हो तो पानी के थ्रू भी तैर के जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो मानव का शरीर है, इंसान का शरीर है, उसमें ब्लड जो है वो आपके हृदय से, आपके दिल से, सारे पूरे कण कण तक, हर एक सेल तक कैसे खून पहुंचाता है, वो सारा प्रोसेस हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो सर्कुलेटरी सिस्टम की डेफिनेशन ही यही है कि यहाँ से खून जो बनता है वो यहाँ हमारे दिल से पूरे पूरे कण कण तक हमारी बॉडी के कैसे जा रहा है, और कौन सी आर्टरीज हैं, कौन सी वेन्स हैं, कौन सी वेसल्स है, किसके थ्रू जा रहा है। इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड का फ्लो कैसे हो रहा है हमारी बॉडी में। इसमें देखो, थोड़ा सा हम ह्यूमन बॉडी पे आने से पहले एक समझ लेते हैं कि पूरी एनिमल किंगडम में, ह्यूमंस को मिला के एनिमल्स के साथ पूरा एनिमल किंगडम बनता है, और पूरे बाकी स्पीशीज में, बाकी प्रजातियों में कैसे, क्या ऐसा ही ब्लड फ्लो होता है जैसे ह्यूमन बॉडीज में होता है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है। जो सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं कि हमारी बॉडी में खून कैसे बह रहा है, कहाँ कहाँ से बह रहा है, ये 2 टाइप के सिस्टम होते हैं। एक होता है ओपन, जो कि कीड़े मकोड़ों में पाया जाता है। ठीक है, मच्छर में कैसे होता है, कॉकरोच में कैसे होता है, इनका सिस्टम थोड़ा खून का डिफरेंट है ह्यूमन से या कुछ और तरह के जो जानवर हैं। इसमें क्या होता है, एक बड़ी सी कैविटी होती है, उस कैविटी में सारा खून इकट्ठा होता है, और उस कैविटी के साथ ही सारे अंग जुड़े होते हैं। उसमें नाड़ियाँ नहीं होती हैं, जैसे हमारे यहाँ नाड़ियाँ हैं जो यहाँ दिल से अंदर तक जाती हैं, हर कण कण तक जाती हैं। नाड़ियाँ आगे बारीक होके वेल्सेल्स में बदलती हैं, पूरा सिस्टम है। यहाँ पे क्या है, एक बड़ी कैविटी है, यहाँ पे सारा खून एक साथ पड़ा है, उसके साथ ही बिना किसी नाड़ी के, उसी ऑर्गन के साथ ही सारे इनके बाकी के ऑर्गन्स जुड़े हैं, लीवर है, हार्ट है, ब्रेन है, और डायरेक्ट उस कैविटी से, उस कह लो उस बर्तन से डायरेक्ट इन ऑर्गन्स में खून जाता है। इसीलिए इसे बोलते हैं ओपन, कि भाई वो जो बबल है, वो जो बलून है, वो खुला पड़ा है, उसमें से सारे ऑर्गन्स ले लेते हैं। ह्यूमंस में जो सिस्टम पाया जाता है उसे बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड है, खून कहाँ पड़ा है, खून कहाँ पड़ा है, फिर कौन पंप कर रहा है उसको, फिर कहाँ कहाँ नाड़ियों तक जा रहा है, ये पूरा एक नेटवर्क है। ब्लड वेसल्स का एक पूरा नेटवर्क है, जालियां बनी हुई हैं हमारे अंदर खून को पहुंचाने के लिए, बारीक बारीक बनी हुई हैं। तो ये जो पूरा नेटवर्क है इसको बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ये ह्यूमंस में भी पाया जाता है, और बाकी जो बड़े जानवर हैं, इंसेक्ट्स को छोड़ के जो भी जानवर हैं, उसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब थोड़ा आगे हम इसमें जान लेते हैं कि ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम इंसान पे अब हम आ चुके हैं, इंसान के अंदर जो खून बह रहा है, कैसे बह रहा है, उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो उसमें देखो 3 तरह की चीज़ें इन्वॉल्व हैं, 3 तरह के ऑर्गन्स कह लो इन्वॉल्व हैं, 3 तरह के लोग लगे हुए हैं इस खून को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। कौन कौन से लोग हैं वो, एक तो है कार्डियोवैस्कुलर, यानी कि दिल इन्वॉल्व है। दिल नहीं होगा तो खून कहीं नहीं पहुंच पाएगा। दिल है जो धड़कता है और पंप करता है खून को दिल से बाकी पूरे शरीर तक। फिर इसके बाद आता है लंग्स। हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होती है, हमारे सेल्स तक, हमारे कण कण तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। ब्लड में ऑक्सीजन कौन डालता है, वो डालते हैं लंग्स। ठीक है, तो लंग्स हो गए जो ब्लड में ऑक्सीजन डाल रहे हैं। फिर बाकी जो सिस्टम है
वो है पूरी जो हमारे बॉडी में तारें फैली हुई हैं, जो नाड़ियां फैली हुई हैं, उसको उसको हमने एक थर्ड कैटेगरी में बोल दिया। उसमें आर्टरीज, वेन्स, ब्लड वेसल्स, जो भी आप नाम देना चाहें वो आप दे सकते हैं। तो कुल मिला के 3 लोग इसमें मिले हुए हैं, दिल मिला हुआ है, लंग्स मिले हुए हैं, और सारी की सारी नाड़ियां जो हमारी बॉडी में है वो। इस तीनों सिस्टम को मिला के हमारा एक सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट होता है, हमारे पूरा खून बहने का सिस्टम कंप्लीट होता है। थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लो कि दिल होता कैसे है। तो देखो, दिल जो है, दिल ऐसे होता है क्या? ऐसा दिल बस ऐसे ही बना देते हैं क्योंकि जल्दी बन जाता है, ठीक है, और देखने में अच्छा लगता है। बट एक्चुअली में जो दिल है ऐसा होता है, ये दिल आप नहीं बना सकते, ठीक है, इतना सुंदर भी नहीं लग रहा। तो एक्चुअली में जो दिल है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस पे। इसके अंदर खून आता है, खून को ये पूरी बॉडी में पंप करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप ये देख के अचंभित होंगे कि देखियो, जो दिल होता है वो आपके, जब आप माँ के पेट में होते हो और अपने मरने तक, कहते हैं जब प्रेगनेंसी चलती है तो आई थिंक 2 महीने के अंदर अंदर दिल की धड़कन आ जाती है बच्चे के, बच्चा जब माँ की वूम्ब में होता है, तब से लेके मरने तक, चाहे वो 70-80 साल जिए, चाहे 100 साल जिए, दिल अपना काम करने से नहीं रुकता है, लगातार धड़कता है, दिन रात धड़कता है। इट डज नॉट टेक रेस्ट, आराम नहीं करता है। तो ये दिल की बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी है। आगे हम देखते हैं कि दिल में क्या खून कैसे फ्लो कर रहा है। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा चीज है, आपको सिंपल डायग्राम में बना के दिखाते हैं। ये है दिल, ठीक है, दिल है, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक है लाल रंग का, एक है नीले रंग का। लाल रंग का आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, नीले रंग का आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। 4 इसमें कमरे होते हैं दिल के अंदर, 4 चेम्बर्स हैं, और जो 2 कमरे हैं वो राइट वाले हैं, इसलिए वो नीले रंग के हैं। बाकी 2 कमरे हैं वो लाल वाले हैं। असली में इनका कलर ऐसा नहीं होता, थोड़ा बहुत कलर चेंज होता है। तो जो लाल वाले हैं वो लेफ्ट वाले हैं, और जो नीले वाले हैं वो राइट में हैं। अब देखो हो क्या रहा है, हमने सांस ली, ठीक है, राइट वेंट्रिकल जो है, इससे जो गंदा खून है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन पहुंचाने के बाद, यहां से शुरू करते हैं, खून, जो खून के अंदर ऑक्सीजन की कमी हुई, खून राइट वेंट्रिकल ने भेजा लंग्स की तरफ कि भाई इसमें ऑक्सीजन भर के लेके आओ, खून में ऑक्सीजन खत्म हो गई है। लंग्स ने इसमें ऑक्सीजन भर दी, ठीक है। अब वो जो ऑक्सीजन है यहां से आई लेफ्ट आर्टरियम में, एलए, एलए बोल देते हैं, लेफ्ट आर्टरियम थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है, ये है एलवी, ठीक है, ये इसको बोल देते हैं आरए, ये है आरवी। नाम पे मत जाओ, नाम आप एक बार समझ लो, बस पिक्चर को ध्यान में रखो, नाम बाद में आप एक बार लिख लेना। यहां से खून की कमी, खून में ऑक्सीजन की कमी थी, लंग्स को क्या, लंग्स ने उसमें ऑक्सीजन भर दी, ऑक्सीजन भर दी, हमने सांस ली, हमारे लंग्स ने फिल्टर करी उसमें से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को भेजा वेन्स के थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू भेजा लेफ्ट आर्टरियम में, यहां पे भेजा हार्ट को, इसने आगे दूसरे कमरे में भेज दिया। अब यहां से पूरी बॉडी में जा रहा है ऑक्सीजनेटेड खून, ऑक्सीजन से भरा हुआ खून जा रहा है, ठीक है, पूरी बॉडी में गया, बॉडी के हर कण कण में गया, सेल में गया, वहां पे ऑक्सीजन अब्जॉर्ब हुई, ठीक है। फिर उन्होंने ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करके जो बाकी का खून था जिसमें ऑक्सीजन कम पड़ गई, वो वापस भेज दिया कि भाई इसमें फिर से ऑक्सीजन भर के लेके आओ। यहां से फिर से गए हम इधर इस कमरे में, यहां पे जो बिना ऑक्सीजन का खून था उसने इधर भेजा, और फिर यहां से फिर से वो लंग्स की तरफ जाता है।
सर्कल समझो पहले क्या हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन वाला खून है नहीं, ऑक्सीजन भरने के लिए लंग्स की तरफ जाता है, लंग्स ऑक्सीजन भर के इधर भेज रहा है। ये बंदा पंप नहीं कर सकता बॉडी में, ये कमरा, तो ये इसको बोलता है कि भाई ऑक्सीजन वाला जो खून है वो आगे बॉडी में पंप कर दे। ये सिर्फ रिसीव करता है, ला दो। इसने बोला ला मैं पंप करता हूँ, इसने बोला चलो ऑक्सीजन वाला खून आ गया, पूरी बॉडी में भेजते हैं। बॉडी ने सारा ऑक्सीजन ली, खींची, और फिर और जो भी मिनरल्स वगैरह थे वो भी, और फिर उसने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बिना ऑक्सीजन का ब्लड यहाँ भेजा, और फिर इसने सिर्फ रिसीव किया। इसने भैया कहा कि भाई पंप करने वाला काम नीचे वाला जो कमरे में होता है यहाँ भेज दिया, और फिर इसने पंप किया लंग्स की तरफ कि भाई ऑक्सीजन दे दो। एक बार ये सिस्टम समझ लो, ठीक है, ऐसे बक्से बना लेना, ये एरो समझ लेना। उसके बाद एक बार बैठ के बस ये लिख देना हर एक पे कि भाई ये है RA, RV, LA और LV, बस, ठीक है। बार बार इन वर्ड्स को बोलने की जरूरत नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एक बार बस एरो समझ लो, शेप समझ लो कहाँ से क्या जा रहा है। अब थोड़ी थोड़ी हम डिटेल में फिर से पढ़ते हैं। जो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन से भरा हुआ खून जब लंग्स भेज रहा है हार्ट को, तो उस नाड़ी को बोलते हैं पल्मनरी वेन। पल्मनरी का मतलब होता है लंग्स से जो आ रही है। हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं वेस्टर्लीज, ठीक है, वेस्टर्लीज कौन सी होती हैं? जो वेस्ट से चल रही हैं। हम लैंड ब्रीज पढ़ते हैं जो लैंड से चल रही हैं। किसी भी चीज़ का जब किसी भी फ्लो की बात कर रहे हैं, विंड की बात कर रहे हैं या ब्लड के फ्लो की बात कर रहे हैं, तो नाम उसका ऐसा रखा जाता है उसके सोर्स के, जहाँ से वो चला है, उसके ओरिजिन से। यहाँ पे ये जो है खून लंग से चला है, तो नाम क्या पड़ गया? पल्मनरी, लंग से चलने वाली वेन। वेन क्यों बोला इसको? वेन इसलिए बोला, वैसे वेन का मतलब होता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करे, बट ये एक वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। यहाँ पे आया, इसने नीचे दिया, यहाँ पे इसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आगे भेजा। अब यहाँ पे देखो दिल से निकल रही है ये वाली वेन, जो दिल से निकल रही है वेन, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड देखो दिल से निकल रही है तो हमेशा ऑक्सीजन वाली ही चीज कैरी कर रही है। मतलब दिल से अगर बॉडी में जा रही है, दिल का काम क्या है? बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड भेजना। तो ऑक्सीजन तो है ही इसमें, और दिल से बॉडी में जा रही है, इसका नाम है एओर्टा, AORTA, ठीक है। फिर बॉडी ने सारी ऑक्सीजन खत्म करके जब वापस भेजना है, तो ये जो नाड़ी है जो हार्ट तक पहुंचा रही है खून बॉडी से, उसे बोलते हैं वीना कावा। वीना मतलब वेन को ही बोलते हैं, थोड़ा ये आई थिंक स्पेनिश या लैटिन वर्ड है, वीना कावा। वीना मतलब वेन। अब इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना। वेन नॉर्मली हमारी बॉडी में जो वेन्स हैं, आप अपने हाथ को कभी ध्यान से देखना, यहाँ पे एक ग्रीन सी लाइन दिखती है, वो वेन है। यहाँ पे भी हल्की हल्की जो हरी हरी लाइंस दिखती हैं वो वेन्स हैं। और उसमें जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो ग्रीनिश सी क्यों है? क्योंकि उसमें गंदा खून होता है। गंदा खून मतलब ऑक्सीजन नहीं है। तो नॉर्मली जो वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड, बिना ऑक्सीजन वाला खून कैरी करती हैं, और उसमें बहुत सारे कह लो इम्प्योरिटीज या कुछ भी होता है, गंदा खून होता है जो बाहर यहाँ जाके प्योर होता है बाद में। बट इस केस में सिर्फ एक ये वेन है। अब पता नहीं साइंटिस्ट ने ऐसा क्यों किया, हमें तंग करने के लिए किया कि भाई बच्चे पढ़ ना सकें, बट यहाँ पे इन्होंने ऑक्सीजन कैरी करने वाली जो नाड़ी थी उसको वेन बोल दिया। तो बस ये एक एक्सेप्शन है जहाँ आपको वेन वर्ड यूज करना होगा, बट यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अदरवाइज जितने भी बॉडी में हमारी वेन्स है दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड, बिना ऑक्सीजन वाली खून।
तो ये कह रहा है, फिर देखो वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है यहाँ से ऊपर, इसको पहुंचाया इस कमरे में। अब यहां से जब लंग्स की तरफ जो जा रही है, ठीक है, फिर से उसका उल्टा नाम रखा है। आर्टरीज जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, बट लंग्स के केस में यहाँ पे पल्मोनरी बोला है इसको और आर्टरी बोल दिया है। आर्टरी जनरली प्योर खून कैरी करती हैं ऑक्सीजन वाला, बट यहाँ पे आर्टरी बोल दिया इसको, और जबकि इसमें ऑक्सीजन है नहीं। तो लंग्स जो है ना, लंग वाला आपने बोल दो कि सारा जो लंग से रिलेटेड चीजें हैं वो गड़बड़ है थोड़ी। लंग में जो आ रही है उसको आर्टरी बोली जा रहा है, लंग से जो ऑक्सीजन वाला खून जा रहा है वो वेन कैरी कर रही है, उल्टा है। और यहाँ पे क्या हो गया, ये भी एक्सेप्शन याद रखना कि ये हार्ट से रही है बट इसको भी पल्मोनरी बोला जा रहा है। बेसिकली लंग्स के अंदर जो आ रही है और लंग्स से जा रही है, पल्मोनरी तो आप लिख देना और उल्टा कर देना, जो आ रही है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बट वो आर्टरी है, जो जा रही है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है बट वो वेन है। लंग के केस में थोड़ी एक्सेप्शंस हैं, यहाँ पे आप सबसे पहले ये समझ लेना, बाकी सब स्टैंडर्डाइज्ड है। बाकी सब में जो टर्म्स है आर्टरीज वेन्स का मतलब वो सही है, और जो जिनका नाम रखा जा रहा है वो उसके ओरिजिन, उसके सोर्स से नाम रखा जा रहा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको काफ़ी सिंप्लीफाई करके बता दिया। अगर मैं आपको यही चीज़ यहाँ पे बताती तो बहुत मुश्किल होती है आपको समझने में। आप डायग्राम भी यही बना के आ सकते हो अगर कहीं सवाल आता है तो। यू डोंट हैव टू मेक दिस डायग्राम, ठीक है। ये जस्ट आपको दिखाने के लिए कि भाई दिल ऐसा नहीं होता है। अब नेक्स्ट एक बार एक और इससे भी सिंप्लीफाइड एक डायग्राम देखते हैं कि देखो ये जो है ब्लू, अब मैंने कहा जो हरी सी है, ये नीली सी जो है ये वेन्स हैं, और ये जो होती हैं ये हमारी जो स्किन है, स्किन के ऊपर सबसे पहले वेन्स होती हैं, और आर्टरीज जो होती हैं उसके अंदर की लेयर में होती हैं। आप में से कोई बताएगा कि ऐसा क्यों है कि वेन्स तो ऊपर ऊपर हैं सरफेस पे स्किन के जस्ट पास, और आर्टरीज अंदर घुसी हुई हैं, अंदर से वो ट्रैवल कर रही हैं। रीजन ये है कि देखो आर्टरी जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, वो उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपकी आर्टरी कट जाए आपका ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है, कुछ सेकंड्स में आपका पूरा ब्लड लॉस हो सकता है, आप मर सकते हो। वेन्स में क्या है, प्रेशर कम होता है क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से ऊपर की तरफ लेके आ रही होती हैं, तो प्रेशर नहीं होता। जब आर्टरीज खून भेज रही थी तो प्रेशर से दिल ने बहुत प्रेशर से धड़कता है, और उसने इतनी ज़्यादा प्रेशर से वो भेजता है ताकि कण कण तक पहुंचे। प्रेशर उस टाइम ज़रूरी होता है क्योंकि हम खून भेज रहे हैं। जब खून गंदा खून वापस आ रहा है तो वो आराम से आ रहा है, उसमें प्रेशर देने के लिए हमारे नीचे कोई ऑर्गन्स लगे भी नहीं हुए, आराम से अपने हिसाब से आ रहा है। वो जब खून आ रहा है उसमें एक तो प्रेशर नहीं, इतनी स्पीड नहीं है, इसलिए जब वेन्स कटती है तो इतना खून का लॉस नहीं होता। आर्टरीज कटेगी तो लॉस होता है, इसलिए आर्टरीज अंदर हैं हमारी बॉडी के, वो हमें दिख नहीं रही। वेन्स जो ये नीली नीली दिख रही हैं इसमें डीऑक्सीजनेटेड गंदा ब्लड है, एंड दैट्स व्हाई दिस कलर हैज बीन यूज्ड, ब्लू कलर यूज किया गया है। तो वेन्स क्या है, यहाँ पे ये मान लो हमारी बॉडी है, बॉडी में हमारी छोटी छोटी कैपिलरीज, कैपिलरीज मतलब एक बहुत ही बारीक नाड़ियां हैं, बहुत ही बारीक, इतनी बारीक है कि यहाँ से कैपिलरीज से जब यहाँ खून जाना है तो कोई किसी और ऑर्गन की, किसी और पंपिंग ऑर्गन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे हार्ट पंप कर रहा है, कैपिलरीज ही इतनी महीन होती हैं कि जब बहुत महीन, बहुत ही पतली चीज़ों में से कोई भी फ्लूइड गुजरता है तो वो अपने आप रेंग रेंग के निकल जाता है ऊपर की तरफ। अब हमारे पैरों में जो ब्लड फ्लो कर रहा है, जब गंदा खून वहाँ से ऊपर कैसे आ रहा है, दैट टू अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट, इन चीज़ों पे ग्रेविटी भी लग रही है, तब भी बिना किसी ने यहाँ पे कोई पंप भी नहीं लगा हुआ है नीचे, ऊपर कैसे आ रहा है, पैरों में से ऊपर खून कैसे आ रहा है, कौन भेज रहा है। तो बेसिकली ये कैपिलरी एक्शन है, फिजिक्स में पढ़ाया था आपको। कैपिलरी एक्शन मतलब कि जब आप किसी फ्लूइड को इतनी पतली, बहुत ही पतली पाइप्स में से, स्ट्रॉ में से घुसाओगे तो वो अपने आप रेंगना, अपने आप मूव करना शुरू कर देता है, उसके अंदर मोशन होता है, अपने आप चलना शुरू कर देता है, वो क्लाइम करता है उस नाड़ी का सहारा लेते लेते। तो यहाँ पे भी ऐसे हो रहा है, यहाँ ये बॉडी है, बॉडी में से गंदा खून जा रहा है हार्ट को वेन्स के थ्रू, और फिर हार्ट जो है साफ सुथरा खून बॉडी को भेज रहा है आर्टरीज के थ्रू।
तो आर्टरीज कैरी करती हैं बढ़िया खून, ऑक्सीजनेटेड खून। वेन्स कैरी करती हैं गंदा खून, डीऑक्सीजनेटेड। क्लियर है? अब हम थोड़ा सा, ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स में भी आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है। आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज मैंने आपको बताया जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से बाकी बॉडी की तरफ कैरी कर रही हैं, और वेन्स जो लेके आ रही हैं। और भी डिफरेंसेस हैं इसमें। ऑक्सीजन रिच ब्लड मैंने बोल दिया है, फ्रॉम हार्ट टू बॉडी। इसमें क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑक्सीजन है नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो खून है हमारे सेल के लेवल पे, जब उसने ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करती आर्टरी से लेके, तो उसने कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन हुआ। आपको पता है फूड का रिएक्शन, एनर्जी का रिएक्शन क्या होता है ह्यूमन बॉडीज में, ऑक्सीजन लेता है फूड का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तोड़ के सिंपल फूड से ग्लूकोज बनता है या पेप्टाइड्स बनते हैं, अमाइनो एसिड्स बनती हैं, यानी कि सारे जो फूड है वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ के, और इसी रिएक्शन का एक साइड प्रोडक्ट होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड साथ में रिलीज होती है। तो सेल क्या करता है, सेल लेवल पे वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ऑक्सीजन को लेके खाना बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी हुई वेन्स में, ब्लड में कैरी होती है और वो ऊपर आती है, ठीक है, हार्ट तक आती है। फिर कैपिलरीज जो है, ये मैंने आपको दिखाया, आर्टरीज और वेन्स के बीच का काम ये कैपिलरीज का है। ये हमारे जो नीचे पैरों में, हाथों में नाड़ियां, जो बारीक नाड़ियां हैं, उनको कैपिलरीज बोला जा रहा है, वहां पे मूवमेंट में हेल्प करती हैं, खून के मूवमेंट में। ये है। फिर इसमें क्या कह रहा है कि इसमें प्रेशर बहुत हाई है। ऑब्वियसली जो हार्ट से जा रहा है पानी, हार्ट का है, खून जा रहा है, हार्ट को मकसद क्या है कि भाई हार्ट का सिर्फ एक काम होता है कि खून को बॉडी के कोने कोने तक पहुंचाना। अब हार्ट है हमारा यहाँ पे, उसने ऊपर भी पहुंचाना है खून, नीचे भी पहुंचाना है खून। ऊपर पहुंचाने के लिए उसको ग्रेविटी से अगेंस्ट, नीचे जो ग्रेविटी लग रही है उसके अगेंस्ट और फोर्स से पंप करना है ऊपर, ताकि यहाँ तक एंड तक पहुंच सके। तो बहुत जान लगती है हार्ट की, बहुत जोर से धड़कता है ताकि कोने कोने तक पहुंचे, और इसलिए प्रेशर बहुत ज्यादा होता है हाई आर्टरीज में। जब हार्ट अटैक आता है तो आर्टरीज में जैसे कहते हैं कि चिकनाहट जम गई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, आर्टरीज ब्लॉक हो गई हैं। आर्टरीज ब्लॉक होती हैं और आर्टरीज में इतने प्रेशर से दिल खून को भेजता है, और ब्लॉक हो तो वो फट जाती हैं, और कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक जिसको आप आम भाषा में कहते हैं, ऐसे ही होता है, आर्टरीज में होता है, आर्टरीज में ब्लॉकेज करके। आर्टरीज बहुत ज्यादा प्रेशर पे खून को कैरी कर रही हैं। वेन्स का मैंने आपको बताया ऐसा कुछ नहीं होता, प्रेशर नहीं होता उनमें इतना। फिर आता है कि आर्टरीज में क्योंकि हम भेज रहे हैं खून, तो क्या हमें किसी लेवल पे रुकावट चाहिए? ऊपर से नीचे भेज रहे हैं तो ग्रेविटी तो वैसे भी ग्रेविटी में हेल्प कर रही है आर्टरीज को खून कैरी करने में, इसलिए उसमें वॉल्व्स नहीं लगाए। वॉल्व्स मतलब क्या होता है, पाइप है एक, पाइप में एक कोई क्लोज करने का तरीका टेम्परेरीली, कि जब चाहे मैं इसको खोल दूं, जब चाहे इसको बंद कर दूं, फ्लो के हिसाब से। तो वॉल्व मतलब जैसे गाड़ियों में होता है, या आपने सीवरेज की पाइप्स में देखोगा, टूटी जो है जहाँ से पानी निकलता है वो एक तरह का वॉल्व है, कि जब जब मेरे को पानी चाहिए मैंने टूटी खोल दी, पानी आया बाल्टी में भरा, जब मेरे को नहीं चाहिए मैंने टूटी बंद करी, पानी रुक गया, दैट इज अ वॉल्व। तो दैट वॉल्व आर नॉट प्रेजेंट इन आर्टरीज, क्योंकि जरूरत नहीं है। जरूरत कहाँ है? जरूरत है वेन्स में। क्यों? एक तो देखो वेन्स जो है वो पैरों से ऊपर तक आ रही हैं, अगेंस्ट ग्रेविटी है, तो पीछे खून ना गिर जाए, ग्रेविटी के फोर्स में नीचे खून दोबारा ना गिर जाए, वहीं तक अटका रहे, तो वॉल्स चाहिए। वेन्स हैं ऊपर लेके आ रही हैं पैर से हार्ट तक, तो यहाँ पे वॉल्स चाहिए हमें, ताकि नीचे ना गिर जाए, क्योंकि इसमें प्रेशर भी कम है, प्रेशर भी कम है, और वॉल्स भी ना होंगे तो खतरा है कि पानी जो डीऑक्सीजनेटेड खून है वो ऊपर ना चढ़ पाए, वो नहीं चढ़ पाएगा, इसलिए वॉल्स लगे हुए हैं इसमें, ठीक है, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। समझे? खून वापस ना गिर जाए, वापस ना मुड़ जाए, इसलिए वॉल्स लगा रखे हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे वॉल्व बंद करूंगी
इससे नीचे खून नहीं गिरेगा। जैसे मैंने यहाँ वॉल लगाया, इससे नीचे खून नहीं गिरेगा, तो जगह जगह वॉल्व्स लगे हुए हैं, टूटी लगी हुई है। फिर हम देखते हैं, देखो ये एक और सिंप्लीफाइड एक डायग्राम मैं आपको दिखा रही हूँ। होपफुली आपको ये बहुत क्लियर कट समझ में आ रहा है और आपको रिवाइज करने के लिए भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको क्लास में ही रिविजन हो जाए। तो ये हार्ट है, हार्ट से मैंने बताया था ये वाली पल्मोनरी वेन थी, दिस वाज अ वेन, आर्टरी नहीं थी, जबकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यहाँ से गई थी इधर, ये क्या था, दिस वाज जो भी था, यहाँ पे गया था, यहाँ से नीचे गया। अब देखो ये चेम्बर्स छोटे हैं, जहाँ पे ब्लड रिसीव होता है वो चेम्बर्स छोटे हैं, जिन्होंने पंप मारना है, जोर से प्रेशर से पंप करना है, वो चेम्बर्स बड़े होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से फिर इसने पंप किया पूरी बॉडी में। बॉडी के अंदर हमारे छोटी छोटी कैपिलरीज हैं, आर्म्स में, लेग्स में, हर जगह कैपिलरीज तक, हर एक सेल तक, कैपिलरीज के थ्रू ही सेल तक खून पहुंच रहा है। फिर उन्हीं कैपिलरीज में गंदा खून सेल वापस भेज रहा है और वहां से फिर से हार्ट में आता है। हार्ट छोटे चैम्बर में रिसीव होता है, ये बड़े चैम्बर में भेजता है, बड़ा चैम्बर फिर से जोर लगा के प्रेशर के साथ लंग्स की तरफ भेजता है कि भाई इसमें ऑक्सीजन भर दो। ठीक है, अब ये आपको चीज़ें समझ आ गई हैं। अब हम पढ़ लेते हैं, देखो सर्कुलेटरी सिस्टम यही कंप्लीट होता है, मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से समझा दिया है, इसके बियॉन्ड सवाल नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट जो लंबा चलेगा चैप्टर आपका वो चलेगा डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि इसमें हम खाने की बात कर रहे हैं, खाना पचता कैसे है। आप देखो, कहते हैं कि खून नहीं है जी एक इंसान में, खून नहीं बन रहा, तो कहते हैं ये खाओ वो खाओ, खाने से खून कैसे बन रहा है। खाना हम अलग अलग कलर का खाते हैं, हर चीज़ का खाते हैं, खून सबका एक रंग का बनता है, कितनी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं वो हम देखेंगे। शुरू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से, खाना कैसे पच रहा है ह्यूमन बॉडी में। सबसे पहले हमने खाना खाया तो हमने मुंह में डाला, दैट इज स्टेप नंबर 1। माउथ इज पार्ट ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम, सिर्फ पेट में नहीं हो रहा, डाइजेशन आपका मुंह से शुरू हो जाता है। कैसे, क्यों, क्योंकि मुंह में लगे हुए हैं दांत, दांत भी तो आपका खाना तोड़ने में मदद कर रहे हैं कि नहीं। मुंह में क्या है, सलाइवा, सलाइवा जो है, थूक जो है, वो खाने के साथ मिलके उसको चबाने में हेल्प करता है। ठीक है, सलाइवा में कुछ ऐसी केमिकल्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो फर्दर जो हम कुछ खाया हुआ है खाने को और तोड़ते हैं, केमिकली सिंपल बनाते हैं। तो जो डाइजेशन है हमारा मुंह में ही शुरू हो जाता है, बिकॉज ऑफ टीथ, बिकॉज ऑफ सलाइवा। फिर यहाँ से कहाँ जा रहा है, यहाँ से ये जा रहा है ईसोफेगस में। ईसोफेगस को फूड पाइप भी बोलते हैं, ऐसी पाइप जिसमें फूड हमारा ट्रैवल कर रहा है, खाना जा रहा है, काफ़ी लंबी होती है हर एक। अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ, जो भी पार्ट्स इसमें आएंगे उसको हम एक एक पार्ट को डिटेल में पढ़ेंगे, क्या क्या फंक्शन होते हैं। यहाँ से ये जाता है स्टमक में। अब ये आपका पेट, स्टमक, जहाँ मेन डाइजेशन यहाँ पे हो रहा है, सिंप्लीफाइड जो हमारा खाना है उसको बिल्कुल सिंपल लेवल पे तोड़ा जा रहा है। यहाँ से फिर ये जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, बट लीवर तो रह गया, लीवर तो आया ही नहीं बीच में कहीं, लीवर का क्या करें। अब स्टमक से जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है तो लीवर यहाँ पे, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन जाने वाली जो पाइप है उससे लीवर कनेक्टेड है। लीवर इसमें अपने जो भी उसको जूस वूस भेजना होता है, जो भी उसको केमिकल काम है उसका, वो उसमें केमिकल्स भेज देता है, अपना रोल वो यहाँ पे निभाता है, इस पाइप पे। इस स्टमक के अंदर नीचे एक और छुपा हुआ ऑर्गन है, बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि भाई ऐसी भी कोई चीज होती है। तो वो ऑर्गन है, ये देख रहे हो आप ऑरेंज कलर का जो स्टमक के नीचे छुपा हुआ है, इस ऑर्गन को बोलते हैं पेंक्रियाज। ये है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज भी यही करते, ऐसे ही काम करते हैं, इसके अंदर खाना नहीं जाता। ये भी जो ये पाइप जारी है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, इसमें पेंक्रियाज अपने जो काम की जो चीज़ हमें डालनी है खाने को पचाने के लिए, वो सब जूसीज, एंजाइम्स, केमिकल्स वो पाइप में डाल देती है। ये दोनों ऑर्गन ऐसे ही काम करते हैं। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से जाता है, सॉरी, स्टमक से जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में।
असली जो खून खाने से हमारे बॉडी में खून बन रहा है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में बनता है। यहाँ से खून जो है सब जगह अपने चला जाता है, जो वेस्ट बचता है पानी के साथ फिर वो भेजा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जो भी वेस्ट है, ठीक है, पानी के साथ। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, पानी खींच लेती है उसमें से। पानी खींचने के बाद जब वो वेस्ट बचता है दैट इज सेंट टू कोलन, एंड कोलन के थ्रू आवर बॉडी सिक्रीट्स द वेस्ट आउटसाइड। क्लियर है? तो दिस वाज द पाथ अ फूड फॉलोज। कुछ भी आप खाते हो उसका ये पाथ होता है। अब हम एक एक चीज हम देख लेते हैं एक बार, और स्टेप्स यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, आप देख लो एक बार कि भाई पहले तो हमने मुंह में चबाया, सलाइवा में एक केमिकल था, एक एंजाइम था, उसने वो डाल दिया और सॉफ्ट हो गया फूड, ठीक है, थोड़ा सेमी लिक्विड सा हो गया, वो हमने निगला, ईसोफेगस में गया या फूड पाइप कह लो, फूड पाइप में गया, ठीक है, बट वो अभी ऐसी है, सेमी सॉलिड सा है, वो भी प्रॉपरली पतला नहीं बना। स्टमक में गया, स्टमक ने कुछ जूसेस थे स्टमक के अंदर, कुछ केमिकल्स थे वो उसमें डाले, एसिड उसिड डाली, तो वो और सिंप्लीफाई हुआ और उसको डाइजेशन मिला। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, मैंने बताया, वहाँ पे और पचा खून, खून बना यहाँ पे। फिर एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड, यहाँ पे असली जो खून जो खाना होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, खाना ब्लड में जाता है। फिर इसके बाद जो वेस्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ पे ये पानी खींच लेती है और बाकी जो वेस्ट है कोलन में भेज देती है, और कोलन से फिर हम बॉडी बाहर सिक्रीट कर देती है, एक्सक्रीटा बनता है। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको ये बता दिया है। थोड़ा सा हम और थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेवल पे जाते हैं। इंजेशन, जब हमने खाना मुंह में डाला, दैट इज ईटिंग, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द डाइजेशन सिस्टम। इंजेशन, कोई चीज़ हमने मुंह के अंदर डाली, दैट पार्ट इज कॉल्ड इंजेशन, खाना खाना। फिर कौन कौन से मैकेनिकल प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, क्रशिंग, चबाना, ये सब जो है, मुंह चबा रहा है, सलाइवा मिक्स हो रहा है, ये चबाने को बोला गया है मैकेनिकल प्रोसेस है। मैकेनिकल प्रोसेस मतलब फिजिकल काम हो रहा है, ठीक है। हम फिजिक्स में मैकेनिक्स वाला पार्ट पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हम फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की मोशन देखते हैं, ऑब्जेक्ट्स कैसे काम कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो अगर हम कोई चीज़ फिजिकली काम कर रहे हैं उसको बोलते हैं मैकेनिकल। क्रशिंग हो रही है, चबा रहे हैं मुंह में, मिक्स हो रहा है खाना सलाइवा के साथ, दैट पार्ट इज कॉल्ड मैकेनिकल प्रोसेस। फिर जब केमिकल मिक्स हो रहे हैं उसको होता है डाइजेशन, ठीक है। पैंक्रियाज जूस छोड़ रही है, लीवर जूस छोड़ रहा है, स्टमक जूस छोड़ रही है, वो सब चीज़ें आ गई डाइजेशन, केमिकल ब्रेकडाउन। केमिकल्स के थ्रू हम फूड को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। फिर होता है सिक्रीशन पार्ट। सिक्रीशन मतलब है कि हम पानी को, एसिड्स को छोड़ रहे हैं, ठीक है, एंजाइम्स को, जैसे सलाइवा एंजाइम को छोड़ रहा है फूड में। सिक्रीट, सलाइवरी ग्लैंड्स को हमने सुना होगा, सलाइवरी ग्लैंड्स सिक्रीट सलाइवा, और उन सलाइवा में एक एंजाइम होता है जो हम फूड में डाल रहे हैं, फूड को सिंप्लीफाई करने में मदद कर रहा है। एब्जॉर्प्शन, ब्लड में एब्जॉर्प्शन हुई खाने की जो पचने के बाद। एंड फाइनल स्टेज इज सिक्रीशन, जो वेस्ट हमारा पैदा हुआ वो हमने रिलीज किया हमारी बॉडी में। अब शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से, ओरल कैविटी। मुंह में देख लो क्या क्या होता है। मुंह में होती है जीभ, मुंह में होते हैं टॉन्सिल्स, लिप्स, खाना यहाँ से गया अंदर, जीभ जो है, दांत जो है, सलाइवा जो है, ये सब मिलके काम कर रहे हैं खाने को पचाने में। मैकेनिकल प्रोसेस भी है, केमिकल प्रोसेस भी इसमें हो रहे हैं, सिक्रीशन भी हो रही है। फिर आता है पाइप में गया, फूड पाइप, ईसोफेगस। यहाँ अब देखो ईसोफेगस इतनी सही चीज़ है ना, ये इसके अंदर ना, जैसे हमने देखा था कि वेन्स के अंदर वॉल्स लगे हुए हैं, टूटियाँ लगी हुई हैं, कि ताकि वापस ना ब्लड नीचे ना गिर जाए, वापस ना फ्लो करने लगे। ईसोफेगस में भी वॉल्स तो नहीं लगे हुए, बट इसका ऐसा रिदमिक सा मूवमेंट होता है,
ऐसे, ताकि खाना बाहर ना आए, उल्टी ना हो जाए। तो इसमें भी ऐसी इसकी वॉल ऐसी होती है जो खाने को नीचे पुश करने में मदद करती है। तो द पाइप इज नॉट जस्ट अ पाइप, इसको पता है कि खाना ऊपर से नीचे ही लेके जाना है, नीचे से ऊपर नहीं लेके जाना है। तो इसकी जो सरफेस है यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ें लगी होती हैं जो खाने को नीचे धसती हैं ताकि वापस ना आए, ठीक है। रिदमिक वेव लाइक मसल मूवमेंट, इसको बोलते हैं पेरिस्टालसिस, जो ये नीचे को पुश करती है खाना, पेरिस्टालसिस। खाने को स्टमक तक पहुंचाना है मुंह से, ये है इसका काम। फिर हम देखते हैं कि फूड पाइप्स ईसोफेगस से जाता है खाना स्टमक में। स्टमक में खाना आया, एंट्री मारी। अब स्टमक में क्या है, बहुत सारे ऐसे जूसेस हैं इसके अंदर। मेन जो हमारा खाना डाइजेस्ट हो रहा है वो स्टमक में हो रहा है, जूसेस छोड़ती है। देखो सबसे पहली बात, जो स्टमक है वो है एसिडिक। एसिडिक मीडियम चाहिए, जैसे हम नींबू पानी पीते हैं वैसा जो टेस्ट होता है, वैसा एक मीडियम होता है एसिडिक मीडियम, ठीक है। एसिडिक मीडियम चाहिए खाने को डाइजेस्ट करने में। कई लोगों का जो स्टमक होती है वो एसिडिक नहीं होती है या कम एसिडिक होती है, अल्कलाइन भी होती है कईयों की। पीएच लेवल की बात की जा रही है यहाँ पे। अगर मैं तो थोड़ा आपको टेक्निकल टर्म्स बताऊं तो यहाँ पे इसका पीएच जो है 7 से कम होता है। मान लो 6 होगा या 5, कुछ एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता मेरे को कितना होता है लेवल, बट 7 से कम होता है। एसिडिक मीडियम चाहिए खाने को डाइजेस्ट करने में। तो क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में कि स्टमक में कौन सी एसिड पड़ी है जो स्टमक को एक एसिडिक मीडियम दे रही है। तो बड़ी खतरनाक पड़ी है एसिड, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे बड़ी खतरनाक ये होती है, बट यही हमारे स्टमक में पड़ी है और यही एसिड खाना डाइजेस्ट करने में मदद करती है। अब देखो इतनी खतरनाक अगर एसिड पड़ी है स्टमक के अंदर, तो मेरे को ये बताओ ये एसिड जो स्टमक की स्किन है बाहर की, स्टमक की आउटर स्किन, बाहर इनर स्किन जो है, उसको जला नहीं देगी। आपने एसिड अटैक्स देखे होंगे, जिन पे एसिड अटैक्स होते हैं जिन लड़कियों पे, उनकी बिल्कुल स्किन झुलस जाती है, कितनी भी सर्जरीज करा लो उसके बाद ठीक नहीं होती। तो ये भी तो एक एसिड है जो हमारे स्टमक में पड़ी है। इससे हमारे अंदर की स्किन खराब क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हमारी जो स्किन है जो अंदर लगी हुई है, इस पे एक प्रोटेक्टिव लेयर है, इस पे म्यूकस कह लो, म्यूकस जैसी एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो इसको एक मीडियम देती है, चिकनाहट कह लो, या ऐसी एक चिकनाहट की लेयर है अंदर लगा रखी है जो एसिड को रिएक्ट नहीं होने देती स्किन से। अगर आपकी इस चीज में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कहते हैं ना अल्सर हो गया। जो लोग ज्यादा एसिडिक खाना खाते हैं, बाहर का खाना जो भी है, फास्ट फूड खाना है, पिज्जा बर्गर, ये सब एसिडिक होता है। क्यों एसिडिक होता है? बिकॉज इसको प्रिजर्व करने में जो प्रेजर्वेटिव्स यूज होते हैं, खाना खराब ना हो जाए। कमर्शियल लेवल पे कोई भी चीज बनती है, फैक्ट्रियों में जो बनती है, इंडस्ट्री में, उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। प्रिजर्वेटिव मतलब ताकि वो जल्दी खाना खराब ना हो, ठीक है, डिब्बा बंद खाना जो होता है। तो दैट फूड इज एसिडिक। रियल फ्रूट जो हम पीते हैं ना, वो भी एसिडिक है और वो रियल है भी नहीं। तो ये जो एसिड है, जो लोग ज़्यादा बाहर का खाना खाते हैं उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। और एसिडिटी की प्रॉब्लम जब बहुत बढ़ जाती है, कई लोगों के कहते हैं ना पेट में अल्सर हो गया है। वो अल्सर मतलब ये होता है कि जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसकी मात्रा बढ़ गई है और ये जो है आपके स्टमक की जो स्किन है उसके साथ रिएक्ट कर गई है, उसको खा रही है, उसको खोखला कर रही है। तो ये स्किन आपकी यहाँ पे खराब हो रही है, दैट इज अल्सर, ठीक है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर होती है, बट उस लेयर की भी एक कैपेसिटी है काम करने की। ज़्यादा एसिडिक खाना खाओगे तो वो लेयर भी बचा नहीं पाती है स्किन को, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की स्टमक की जो लेयर है उसको बचा नहीं पाती है। फिर देखो जी, अब हमने क्या देख लिया है, खाना स्टमक में जूसेस पड़े, HCl मीडियम था, कुछ उन्होंने केमिकल्स वगैरह डाले और यहाँ से खाना फिर चल पड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर, ठीक है।
और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो असली खाने की एब्जॉर्प्शन है, देखो गट, गट आपने बड़ा वर्ड सुना होगा कि मेरी गट फील है, कि मुझे अंदर से ये लग रहा है कि ये चीज़ सही होनी चाहिए, ये चीज़ गलत होनी चाहिए। मोस्टली जब आप प्रीलिम्स का पेपर अटेम्प्ट करते हो तो कुछ आंसर्स आप गट फील से करके आते हो। गट फील मतलब मेरे को लॉजिक तो नहीं दिख रहा, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा ये कैसा, बट मेरे को लग रहा है, जैसे कहते हैं ना मेरे को लग रहा है या कि बी होगा, तो कई लोग कहते हैं कि दिस इज गट फील। तो जो गट फील, गट जो वर्ड यूज हो रहा है वो ये ही है। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को मिला के बोलते हैं गट, गट फील, कि भाई यहाँ से आवाज़ आ रही है अंदर से, पेट से, कि भाई ये आंसर हो रहा है। तो कहा भी जाता है आम भाषा में, एग्जाम की बात ना भी करें, कि भाई अपने गट की सुनो, गट से जो डिसीजन लिया जाता है, जैसे इंट्यूशन बोलते हैं, या मन, मन से जो लिया जाता है वो सही डिसीजन होता है अक्सर, ठीक है। और फीमेल्स के बारे में, औरतों के बारे में, महिलाओं के बारे में बोला जाता है कि इनकी जो गट फील होती है ये बड़ी सही होती है, इनको जो अंदर से सही लग रहा होता है वो एक्चुअली में सही होता है। कहा जाता है कई जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो जब किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, शार्क टैंक आजकल लोग बहुत देख रहे हैं, इंडिया वाला, अगर आपने यूएस वाला देखा हो तो उसमें भी कई लोग थे जो अपनी गट फील से इन्वेस्ट करते हैं, उनको नंबर से मतलब नहीं है कितना प्रॉफिट है, कितना रेवेन्यू बन गया है, मेरे को अंदर से आवाज़ आ रही है कि ये बिजनेस चलेगा, तो वो भी उसमें वर्ड यूज होता है गट फील। तो गट के ऊपर बहुत बात होगी। अब आप वापस आते हैं टॉपिक पे। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन गट का ही एक पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन मिला के गट बनते हैं। और असली जो खून, जो खाना जब बिल्कुल सिंप्लीफाइड चीज़ों में केमिकल्स में आ गया है, तो वो खून में जब जाता है तो यहाँ से जाता है, यहाँ से छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, छोटी छोटी नाड़ियाँ होती हैं, जो वहाँ पे जब खून बना तो खाना है, खाने को खून में भेज रही हैं, और खून उस खाने को कलेक्ट करके उसमें मिक्स हो गया, वो खाना, वो केमिकल्स मिक्स हो गए खून में, और खून फिर वहाँ से पूरी एनर्जी जो यहाँ से हमने निकाली, प्रोटीन खाया, कार्बोहाइड्रेट्स खाए, आयरन खाया, कोई भी मिनरल्स, विटामिन्स खाए, वो यहाँ से ब्लड लेके गया हर एक सेल तक। असली जो फूड की एब्जॉर्प्शन है ब्लड में वो यहाँ पे हो रही है, एब्जॉर्प्शन होगी, फिर यहाँ से ये गया लार्ज इंटेस्टाइन में। अब देखो ये बहुत लंबी होती है, अगर इसको आप खींचोगे ना काफ़ी लंबी, मीटर्स तक होती है, बड़ी कॉइल्ड होकर ऐसे इकट्ठी करके गांठें बना के यहाँ पे स्टफ करी होती है, गांठें तो नहीं बट लाइक पूरा इकट्ठी करके पैक करके रखी होती है। स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में हमारे दो ऑर्गन्स जो रह गए हैं वो है लीवर और पेंक्रियास। पहले हम ये कंप्लीट कर लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर जो बचा हुआ, जो किसी काम का खाना नहीं है, मतलब सारे न्यूट्रिएंट्स तो एब्जॉर्ब हो गए, सारी जो काम की चीज़ें थी वो स्मॉल इंटेस्टाइन ने ब्लड को भेज दी, जो बचा हुआ वेस्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन को जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन उसमें से सिर्फ पानी को एब्जॉर्ब करता है, पानी याद रखना स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं एब्जॉर्ब होता है, वो एब्जॉर्ब होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। पानी को एब्जॉर्ब करके वो जो सॉलिड वेस्ट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन भेज देती है कोलन में, कोलन में भेज के फिर कोलन से वी सिक्रीटेड आउटसाइड, ठीक है, दैट इज हाउ द डाइजेशन सिस्टम वर्क। तो आप कोलन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ये आप याद रखना। अब स्मॉल स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में मैंने कहा था जो पाइप होती है उसमें दो और ऑर्गन्स का काम होता है उस छोटी सी पाइप में ही। किस किस का? लीवर का काम होता है और पेंक्रियास का काम होता है। लीवर ऊपर से जुड़ा होता है उस पाइप से, पेंक्रियास नीचे से जुड़ी होती है। तो लीवर देखो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। हेपेटाइटिस की जो प्रॉब्लम होती है वो लीवर से रिलेटेड होती है, लीवर पे अटैक होता है, लीवर कैंसर भी होता है। लीवर अगर पूरा खराब हो जाता है तो एक बीमारी होती है सिरोसिस, लीवर गलना शुरू हो जाता है। लीवर का बहुत जबरदस्त रोल है। जिन लोगों का लीवर वीक होता है कि लीवर ढंग से काम नहीं करता है, वो ज़्यादा भारी, कह लो भारी वर्ड यूज़ करते हैं कि ऐसी चीज़ें नहीं खा पाते, जैसे परांठे नहीं खा पाते हैं, काजू नहीं खा पाते हैं, अखरोट, तो इन चीज़ों को खाने में जोर लगता है और लीवर जिनका वीक होता है वो ऐसी चीज़ें खा नहीं पाते हैं। लीवर के बारे में पढ़ते हैं क्या क्या काम है। सबसे पहला काम है इसका कि जब खून जा रहा है, केमिकल रिएक्शंस हुए स्टमक में, तो कुछ बायो प्रोडक्ट्स मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ तो कुछ ऐसी भी चीज़ें बन जाती हैं वहाँ पे जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, उसको हम बोल देते हैं टॉक्सिक, कि हमारी बॉडी के लिए वो अच्छी नहीं है।
तो ये क्या करता है, उन टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट्स को हटाने में मदद करता है, ठीक है, जो स्टमक से जा रही हैं स्मॉल इंटेस्टाइन तक, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ खाना जाना चाहिए जो सीधा अब्जॉर्ब ही होएगा। तो जो भी फिल्टर लगाने हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले पहले लग रहे हैं कि हाँ कोई भी टॉक्सिन्स है, कोई भी जहरीली चीज़ें हैं जो बन गई हैं स्टमक में, वो लीवर हटा देगा। फिर न्यूट्रिएंट्स को, खाने को एनर्जी में प्रोड्यूस करता है, मतलब और ब्रेक डाउन करता है और सिंप्लीफाई करता है। मान लो हमने कार्बोहाइड्रेट्स खाए, राइट, ग्लाइकोजन, आपने एक वर्ड सुना होगा, या चलो मैं ही बता देती हूँ। ग्लाइकोजन, जो भी आप कार्बोहाइड्रेट्स शुगर खाते हो, ठीक है, कार्ब्स खा रहे हो, वो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट करता है, उसका काम होता है लीवर करता है। तो लीवर सिंप्लीफाइजेस। अब ग्लाइकोजन इट्स अ कॉम्प्लेक्स केमिकल, इसका केमिकल फॉर्मूला देखोगे बड़ा कॉम्प्लेक्स सी चीज होती है, कंपाउंड। इसको हम बिल्कुल सिंप्लीफाइड, ग्लूकोज जो है दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इससे नीचे नहीं तोड़ते। हमारी बॉडी में जो खून में एब्जॉर्ब हो रहा है वो ग्लूकोज ही एब्जॉर्ब होता है, तो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ता है लीवर। फिर आता है इन्फेक्शन से लड़ने में। कोई भी बैक्टीरिया पैदा हो गया है, हमने कुछ ऐसी चीज़ खा ली जिसके जो अच्छी नहीं थी, बासी खाना था, बैक्टीरिया खाने से हमारे अंदर आ गया, तो उस बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करके मारने का काम लीवर कर रहा है। आपने एक सस्ती सी जगह से खाना मंगवा लिया स्विगी से, और उसने आपको 2 दिन पुराना चिकन पैक करके दे दिया, और उसमें बैक्टीरिया पनपे हुए थे, आपको दिखे नहीं, आपने स्वाद के चक्कर में खा लिया, तो आपको उस बैक्टीरिया से कौन बचा रहा है, आपका लीवर। तो लीवर को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। फिर देखो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल जो भी केमिकल्स हैं, जैसे विटामिन के है या फाइब्रिनोजन हमने पढ़ा था कल, ऐसे जो केमिकल्स हैं इनको रेगुलेट, इनकी मात्रा हमारी बॉडी में सही बनी रहे, इसलिए भी ये काम आता है। तो लीवर ऑल्सो, अगर ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड है कोई टर्म स्टेटमेंट आता है कोई, तो यस, लीवर हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग में जो इन्वॉल्व सब्सटेंसेस हैं, जो केमिकल्स हैं, वो ये संभाल रहा है उनको। फिर हम देखते हैं कोई भी आपके बॉडी में किसी भी न्यूट्रिएंट की, कार्बोहाइड्रेट्स की, आयरन की, विटामिन की, मिनरल की कमी ना हो जाए, तो इसमें स्टोर कर लेता है ये, ठीक है। अब जैसे आप देखो कि कई लोगों ने, मैंने मान लो कि बहुत ज़्यादा मीठा खा लिया, ठीक है, मेरी बॉडी को उस टाइम पे जितनी ज़रूरत थी उसने उस मीठे से एनर्जी बना ली, मेरे को थोड़ा अच्छा लगा, मेरा दिमाग चला, सही लग रहा है मेरे को, मैं काम कर पा रही हूँ, भाग पा रही हूँ, जिम कर पा रही हूँ। बट अगर मैंने कुछ एक्स्ट्रा खा लिया जो उस टाइम बॉडी नहीं एब्जॉर्ब कर पा रही है, चीनी या मीठा, तो वो एक्स्ट्रा जो मीठा होता है वो कहाँ स्टोर होता है, दैट इज स्टोर्ड इन लीवर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन एक केमिकल होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स या मीठा या कुछ भी हम फैट्स या कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं उसको ग्लाइकोजन की तौर पे, ग्लाइकोजन की शक्ल में वो स्टोर कर लेता है। जब आपको वीकनेस लगती है, जब आप थक जाते हो, तो लीवर ये फटाफट, इसके पास जो स्टोर्ड सामान पड़ा हुआ है ग्लूकोज, फटाफट इसको ग्लूकोज में तोड़ के बॉडी को भेजता है कि भाई तुम्हें वीक लग रहा है, तुम थक गए हो, ये लो ग्लूकोज। ग्लाइकोजन को कन्वर्ट किया ग्लूकोज में। तो ऐसे ही कोई और जो विटामिन हैं, कोई और मिनरल्स हैं, वो भी यहाँ स्टोर करके रखता है, स्टोरेज करके रखता है कि जब भी बॉडी को इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ से ले लेना। फिर क्या करता है, प्रोटीन्स बनाता है जितने भी बॉडी को चाहिए, पेप्टाइड्स। प्रोटीन की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है अमाइनो एसिड्स, और पेप्टाइड्स बीच में बनते हैं, तो वो प्रोटीन बनाने का काम भी ये करता है। इसलिए जिनका लीवर वीक होता है वो प्रोटीन, जनरली कहते हैं कि प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगता है उसको पचने में। जिनका लीवर वीक होता है वो चिकन वगैरह नहीं खा पाते हैं, हैवी चीज़ें नहीं खा पाते हैं, जिसको टाइम लगता है पचने में। फिर देखो इसमें गॉल ब्लैडर नाम की एक चीज़ होती है, सुना होगा, कई लोगों का गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ होता है। गॉल ब्लैडर एक ग्लैंड होता है यही लीवर के अंदर ही, लीवर के पास में, और ये छोड़ता है बाइल जूसेस कह लो, एक किसी तरह के जूसेस होते हैं, लिक्विड होता है जो ये गॉल ब्लैडर छोड़ता है। ये जो होता है
दैट इज नीडेड टू डाइजेस्ट फैट एंड अब्जॉर्ब अलग अलग तरह के मिनरल्स। जो बाइल जूसेस, ये स्टमक से जो पाइप जा रही है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसमें जो बाइल जूसेस भी छोड़ता है, एंड उस बाइल जूसेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जो भी आपका फैट है, घी खाया है आपने, मैंने कहा ना पचता नहीं है, अब परांठे नहीं पचते, तो जो भी आपने घी खाया है, घी तेल की चीज़ें खाई हैं, उसको ये पचा रहा है। और जो भी आपने विटामिन खाए हैं, गाजर खाई है, विटामिन ए है, या आप वैसे भी टैबलेट्स के लोग लेते हैं जिनमें कमी होती है, तो उसको पचाने में, उसको एब्जॉर्ब करवाने में लीवर का काम है। तो लीवर बहुत ही जबरदस्त चीज़ है। फिर हम आ जाओ पेंक्रियाज। पेंक्रियाज लोगों ने पता नहीं सुनी क्यों नहीं हुई, लीवर तो बहुत सुना है, पेंक्रियाज काफी लोगों को पता ही नहीं होता कि ऐसा कोई ऑर्गन होता है हमारी बॉडी में। स्टमक के नीचे ये छुपा सा पड़ा होता है, सामने नहीं होता, थोड़ा सा पीछे छुपा हुआ होता है, ठीक है। और इसका काम, अब देखो डायबिटीज जिन लोगों को हो रखी है, डायबिटीज कह रहे हैं कि आज की तारीख में ये पूरी दुनिया में एक महामारी बन चुकी है, ठीक है, शुगर की बीमारी महामारी बन चुकी है। और इसमें सबसे बड़ा रोल हो गया है पेंक्रियाज का। जो भी हम, जैसा भी हम लाइफस्टाइल अपना रहे हैं, हम बैठे रहते हैं सारा दिन कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, और इतने सालों तक ये ट्रेंड चला आ रहा है, बाहर का खाना खा रहे हैं, ये सब चीज़ें मिला के लोगों को डायबिटीज़ हो रही है। आज की तारीख में सबसे ज़्यादा जो कोई बीमारी फैली हुई है दुनिया में, दैट इज़ डायबिटीज़। एंड डायबिटीज़ में सबसे पहले पेंक्रियाज का काम, पेंक्रियाज की फंक्शनिंग अफेक्ट होती है। पेंक्रियाज ठीक से काम नहीं कर रही है, इसलिए डायबिटीज होती है। पेंक्रियाज का काम क्या है? पेंक्रियाज कुछ ऐसे केमिकल्स बनाता है, देखो, अमाइलेज, लाइपेज और प्रोटीएज, ये 3 तरह के एंजाइम्स बनाता है, ठीक है, जो कि आपके ग्लूकोज जो है बॉडी में, जो आपने शुगर चीनी खाई है, वो खून से डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है। एंजाइम ये स्टार्च को कर रहा है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म है। परांठे खा रहे हो आप, स्टार्च है, केला खा रहे हो, स्टार्च, केला स्टार्च नहीं, दैट इज ग्लूकोज सिंप्लीफाइड। बट जो भी आप ज़्यादा चिकनी चीज़ें जैसे कहते हैं खा रहे हो, स्टार्च इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आलू में क्या होता है? स्टार्च। भिंडी में क्या होता है? स्टार्च। स्टार्च को पचाने में अमाइलेज मदद कर रहा है, लिपिड्स को पचाने में लाइपेज, फैट जो खा रहे हो आप, तेल घी, उसको पचाने में लाइपेज हेल्प कर रहा है, एंड प्रोटीन्स को पचाने में, चिकन को पचाने में प्रोटीएज हेल्प कर रहा है। तो ये 3 एंजाइम है, तीनों के अलग अलग फंक्शंस हैं, ये आपको याद होने चाहिए। अमाइलेज स्टार्च, लाइपेज एल फॉर लाइपेज है, एल फॉर लिपिड्स है, प्रोटीएज पी फॉर प्रोटीएज है, पी फॉर प्रोटीन है। वेरी इजी टू रिमेंबर एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। इनमें जब गड़बड़ी होती है ना, तब लोगों को डायबिटीज हो रही है, ठीक है। अब देखो सब्जियों की बात कर लेते हैं। सब्जियों की बात हम शुरू करते हैं न्यूट्रिएंट्स से। कौन कौन से टाइप होते हैं न्यूट्रिएंट्स के, ठीक है। एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मतलब बड़ा, जो न्यूट्रिएंट्स हमें ज़्यादा तादाद में चाहिए, ज़्यादा क्वांटिटी, ज़्यादा मात्रा में चाहिए, उनको हम बोल देते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और जो मिनरल्स या जो न्यूट्रिएंट्स हमें कम तादाद में, कम मात्रा में चाहिए ऑन अ डेली बेसिस, थोड़े थोड़े चाहिए होते हैं बट चाहिए होते हैं, उनको बोल दिया हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। मैक्रो में क्या क्या आता है? बड़ी मात्रा में हमें चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन। जिम वाले लोग जाते हैं कार्ब्स कम करने हैं, कार्ब्स, प्रोटीन बढ़ाना है, प्रोटीन खाना है, हर चीज़ में प्रोटीन प्रोटीन करते रहते हैं, बिकॉज प्रोटीन हेल्प्स इन मसल बिल्डिंग, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी को कार्ब्स नहीं चाहिए, हमारी बॉडी को कार्ब्स भी चाहिए होते हैं, तभी तो एनर्जी आती है। जो हम भागते हैं, जो हम काम करने की हमारी क्षमता है, जगह रहने की क्षमता है, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कार्ब्स, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। लिपिड, फैट भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम कार्ब्स। कनक, गेहूं में कार्ब है, घी तेल में फैट है। किसी भी तरह का जो ऑयल है, चाहे आप कोकोनट ऑयल खाते हो कई लोग खाने में, चाहे लोग राइस ब्रैन का तेल खाते हैं, सरसों का तेल खाना बनता है, सूरजमुखी का तेल खाना बनता है, दीज आर ऑल लिपिड्स, दीज आर ऑल फैट्स, एंड दीज आर ऑल्सो नीडेड इन आवर बॉडी।
जो लोग फैट छोड़ देते हैं, घी तेल नहीं खाते हैं कि भाई हमें तो ज़रूरत ही नहीं है, उनकी बॉडी में कमी हो जाती है, ठीक है। और फिर उससे क्या होता है, बॉडी में ल्यूब्रिकेशन कम हो जाता है। जो आपके जोड़ गठिया की प्रॉब्लम जो होती है भारत में काफ़ी फैली हुई है, स्पेशली औरतों में गठिया की प्रॉब्लम बहुत है। दैट इज बिकॉज घी तेल नहीं खाने को मिलता है। गरीबी इतनी है इंडिया में, घी तेल कहाँ से बंदा अफोर्ड करे, एंड दैट इज वाई गठिया की प्रॉब्लम मर्दों में कम होती है, औरतों में ज़्यादा होती है। औरतों को आपने देखो सोशियोलॉजी में, सोसाइटी अगर आप समझोगे, पितृ सत्तात्मक सोसाइटी जो होती है, पेट्रियार्कल सोसाइटी, तो देखा गया है कि गरीब जगह जो है जहाँ पे खाने की कमी है, तो खाना घर के मर्दों को ज़्यादा दिया जाता है और औरतों को कम दिया जाता है। इसीलिए इंडिया में 57%, आई थिंक ऑलमोस्ट 50% विमेन आर एनीमिक, आयरन की कमी है। और इसके साथ साथ ही गठिया होता है तो उनमें फैट्स की भी कमी होती है, ठीक है। दिस इज अ प्रॉब्लम। फिर है प्रोटीन, तो बता दिया मैंने आपको, प्रोटीन आपको मिलता है चिकन से, वेजिटेबल्स, वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन इज पल्सेस, दालें, माँ की दाल, मसूर की दाल, किसी भी तरह की दालें उन सबको प्रोटीन मिल रहा है। अब आ जाओ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे। विटामिन्स, टेबल पढ़ा होगा आपने, विटामिन ए की कमी से ये होता है, आंखें कमजोर हो रही हैं, विटामिन बी, विटामिन डी, ठीक है। दीज आर ऑल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, दीज आर नीडेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बट चाहिए, ऐसा नहीं कि हम अवॉइड कर दें। अगर आप में क्रॉनिक किसी भी चीज़ की कमी हो जाएगी ना, विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो आंखों पे असर पड़ेगा, बी की कमी हो जाएगी तो आपकी मसल्स वीक हो जाती हैं, डी की कमी हो जाएगी तो आप डिप्रेशन जैसा, आपका मूड अच्छा नहीं रहता है, आपको डिप्रेस्ड फील होता है, ठीक है। मिनरल्स की बात कर लेते हैं। मिनरल्स में जैसे कैल्शियम आ गया, आयरन आ गया, इन सब चीज़ों को बोलते हैं, जो हमने एलिमेंट्स केमिस्ट्री में हम पढ़ते हो, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये सब होते हैं मिनरल्स। इसकी भी हमारी बॉडी में ज़रूरत होती है। और फिर आते हैं फाइटोकेमिकल्स। ये क्या चीज़ है फाइटोकेमिकल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स? देखो, ये जैसे आजकल आपने सुना होगा कि एंटीऑक्सीडेंट्स, एंड फ्रूट्स जो होते हैं दे वर्क एज एंटीऑक्सीडेंट्स, आपको जवान रखने में मदद करते हैं। आजकल काफ़ी क्रीम्स में आ गया है एंटीऑक्सीडेंट, जो एंटी एजिंग क्रीम्स होती हैं, ठीक है, उसमें बोलते हैं हाँ जी इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो जो ऐसे केमिकल्स जो एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब ऑक्सीडेशन जो हमारी बॉडी में हो रही है उसको स्लो करते हैं, ताकि हमारी बॉडी जल्दी जल्दी बूढ़ी ना हो, धीरे धीरे काम करे और जवान रहे। ऐसे ही एंटी इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेटरी मतलब कि आपकी किसी बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो सूज जाती है, तो उसको कंट्रोल करने में ये वाले खाने काम आते हैं। एंटी माइक्रोबियल ऑल्सो, कि कोई तरह का बैक्टीरिया, वायरस ना पनपे आपकी बॉडी में। तो ये कुछ स्पेशल तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब देख लेते हैं हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। एनर्जी का सबसे मेन सोर्स है, ठीक है, और ये हमें ग्राम्स की तादाद में चाहिए होते हैं। 25 ग्राम जैसे कहा जाता है, जिम की भाषा अगर मैं बोलूँ, 25 ग्राम कार्ब्स चाहिए होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आपको डेली, या आई थिंक इससे ज़्यादा चाहिए होते हैं, नॉट वेरी श्योर। 25 ग्राम कीटो डाइट जो आजकल लोग फॉलो करते हैं उसमें 25 ग्राम कार्ब्स चाहिए होते हैं, ठीक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं जैसे विटामिन मिनरल्स है, ये आपको चाहिए होते हैं मिलीग्राम्स में या माइक्रोग्राम्स में। मिलीग्राम 1 ग्राम, ये हुआ मिलीग्राम मतलब 3 0, ठीक है। माइक्रोग्राम मतलब 6 0। तो देखो, इस तादाद में हमें चाहिए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और इस तादाद में हमें चाहिए होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। काफ़ी कम तादाद में हमें चाहिए होते हैं, काफ़ी कम मात्रा में चाहिए होते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा देख लेते हैं थोड़ा सा डिफरेंस क्या है इन दोनों में और कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। पहली बात तो ये माइक्रो में मैंने बताया था आयरन आता है माइक्रो में, मैंगनीज आता है माइक्रो में। ये थोड़े आप देख लो एक बार ध्यान से कि एक एक एलिमेंट को हम देख लेते हैं।
आयरन की कमी होती है, एनीमिया हो रहा है औरतों में, मैंगनीज की कमी, कॉपर की कमी। कॉपर की कमी से क्या होता है, अगर आपके अंदर कॉपर की कमी हो जाए ना, तो आपकी जो नेल्स हैं, नाखून हैं, उसके साइड में जो स्किन होती है वो उतरने लग जाती है। काफ़ी आपने देखा होगा जब बहुत ड्राइनेस होती है अगस्त सितंबर में, या जब ये जून जुलाई का महीना होता है, तब ना ये वाली स्किन उतरती है साइड से, और इसको ज़्यादा तुम छील दो तो कभी कभी खून भी निकल आता है। ये जो ड्राइनेस है आपके नेल्स के साइड पे, ये कॉपर की कमी से होता है। अगर आपके छिलते हैं ज़्यादा, या ये वाली नाखून के साइड वाली स्किन छिलती है, ड्राई रहती है, कॉपर का कड़ा पहन लेना, सही हो जाएगा। मेरे साथ हो रखा है इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। जिंक है, जिंक की कमी नहीं होनी चाहिए। फिर क्लोरीन है, निकल है, बोरॉन है, तो ये चीज़ें हमें बहुत कम मात्रा में चाहिए, बट चाहिए। दीज आर ऑल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एंड सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दे आर मिनरल्स। मिनरल्स मतलब दे आर एलिमेंट्स, केमिस्ट्री के जो एलिमेंट्स हैं वही यहाँ पे यूज होते हैं, कुछ कुछ हद तक हमें चाहिए होते हैं। फिर देखो, अगर इनकी मात्रा हमारी बॉडी में बढ़ जाए, अब हम नमक खाते हैं, नमक अगर आप ज़्यादा खाओगे, हद से ज़्यादा खाओगे, नमकीन चीज़ें खाओगे, तो कहते हैं ना कि बीपी बढ़ जाता है, नमक कम कर दो। नमक मना होता है जिनका बीपी हाई रहता है। तो यही नमक, सोडियम, सोडियम इज ऑल्सो अ माइक्रो न्यूट्रिएंट। अगर इसकी तादाद हमारी बॉडी में बढ़ जाती है तो हमें बीपी की दिक्कत हो सकती है, हमें और भी किडनी की दिक्कत भी हो सकती है। इसलिए बोला जाता है कि मध्यम मार्ग अपनाएं, जितनी चाहिए उतना ही खाएं, ठीक है। इसलिए ज़्यादा एक्सेस भी हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है। और प्लांट्स में ये बहुत कम परसेंटेज में होते हैं, यानी कि जो हम खाना खा रहे हैं, वेजिटेरियन डाइट है, तो जो पेड़ पौधों से हम पालक खा रहे हैं या मेथी खा रहे हैं, उसमें ये कम मिलता है, तो कभी कभी हमें अलग से लेना पड़ जाता है। सोडियम के लिए हमें नमक खाना पड़ता है, नमक, आयोडाइज नमक, आयोडीन भी एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, तो वो हमें प्याज में होता है आयोडीन, बट प्लांट्स में जनरली कहा जाता है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर इन वेरी लेस क्वांटिटीज। मैक्रो न्यूट्रिएंट देख लो, ये प्लांट्स में भर भर के होते हैं, तो प्लांट्स खाते रहोगे, अच्छी डाइट रहेगी आपकी, वेजिटेरियन डाइट है अगर, तो आपको इन चीज़ों की कमी नहीं होगी, ठीक है। ये हैं, देखो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कार्ब्स पड़े थे, तो कार्ब्स किस चीज़ का बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का बनता है, ठीक है। प्रोटीन्स बनते हैं नाइट्रोजन से, मतलब ये भी होता है प्लस नाइट्रोजन का केमिकल होता है, तब जाके उसको प्रोटीन बोलते हैं। फिर फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम चाहिए होता है, सल्फर हो गया, और मैग्नीशियम हो गया। केले के छिलके में जो अंदर जो परत होती है उसमें मैग्नीशियम की क्वांटिटी अच्छी होती है, आलू में भी मैग्नीशियम अच्छी क्वांटिटी में होता है। मैग्नीशियम इज इम्पॉर्टेंट, चाहिए हमारी बॉडी को। फिर आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं कि हाँ, न्यूट्रिएंट्स की ही बात कर रहे हैं, अब हम अकेले अकेले न्यूट्रिएंट पे आ जाते हैं। जो भी हम मैक्रो न्यूट्रिएंट की बात करी है हमने, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, तो सबसे पहले हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में मैंने आपको जस्ट अभी बताया है कि CHO, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन तीनों का अगर कोई भी केमिकल बनता है, ठीक है, मान लो कोई भी केमिकल बन रहा है, ऐसे ऐसे कुछ भी बनता है, कुछ भी, तो उसको, उस कॉम्बिनेशन को, बहुत लंबी लंबी चेन्स बनती हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में सिर्फ CHO होता है, किस रेशो में, इस रेशो में। अगर एक एटम कार्बन का है तो 2 एटम होंगे हाइड्रोजन के, और 1 एटम होगा ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन छोटा है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, उसका वेट भी 1 होता है, इसलिए 2 में चाहिए होता है वो, और कार्बन और ऑक्सीजन 1 में चाहिए होता है, ठीक है। और वैसे भी कार्बन के वैलेंसी, चलो यहाँ पे हम नहीं जाते हैं, बट आप जस्ट ये रेशो याद रखो, 1:2:1। एक अगर कार्बन के एटम के पीछे 2 हाइड्रोजन के एटम चाहिए और 1 ऑक्सीजन का एटम चाहिए। एनर्जी का सोर्स है, मैंने आपको बता दिया है। सबसे सिंप्लीफाइड जो बनता है, कोई भी आप कार्ब्स खाते हो किसी भी तरह का, घी तो चलो फैट हो गया, कनक चावल खा रहे हो, गेहूं खा रहे हो, तो वो फाइनली अल्टीमेटली
टूट टाट के ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और फिर ग्लूकोज आपकी ब्लड में एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, ये हो गया। ग्लूकोज इन द ब्लड इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एटीपी। हमने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल में जब ग्लूकोज गया तो सेल के अंदर कहाँ गया? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज को बदल दिया उसने एटीपी में। एटीपी फाइनल एनर्जी बनती है इसमें, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, फॉस्फेट है इसमें। एंड ये देखो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और ये जो केमिकल है ये फाइनली सेल को सेल्यूलर लेवल पे ये बनता है, एक सेल के अंदर बनता है और ये एनर्जी देता है हमारे सेल्स को। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। देखो कुछ होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। जो लोग डायबिटीज के शिकार हैं, जो लोग शुगर के शिकार हैं, उनको बोला जाता है कि आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाओ, आप सिंपल मत खाओ। वाई इज इट कॉल्ड कॉम्प्लेक्स? और कॉम्प्लेक्स क्यों बोला जा रहा है और सिंपल क्यों नहीं खाने हैं? कॉम्प्लेक्स मतलब कि उस कार्बोहाइड्रेट को हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा। इट्स अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, उसको तोड़ने में हमारी बॉडी टाइम लगाएगी, सिंप्लीफाई करने में। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होंगे जो बस मुंह में डाला, जैसे केला है या ग्लूकोन डी आप पीते हो जब वीकनेस होती है, ये बस डाला और साथ के साथ वो एनर्जी आ जाती है। तो डायबिटीज लोग, जो डायबिटिक लोग हैं, उनको क्यों बोलते हैं कि हम कॉम्प्लेक्स? ताकि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो हमने खाया, वो आराम से डाइजेस्ट होता है, तो हमारी ब्लड में जो शुगर बन रही है, ग्लूकोज बन रहा है, वो धीरे धीरे बनता है। हमारी एकदम से ब्लड में शुगर बढ़ जाएगी, 300-400 चली जाएगी, तो बंदा मर भी सकता है या प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट अटैक भी आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाने को बोला जाता है, ताकि आराम आराम से शुगर ब्लड में रिलीज हो और आराम आराम से अब्जॉर्ब हो। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपको बहुत वीकनेस हो रही है, अगर आपकी लो ब्लड शुगर है, कमी है आपके ब्लड में शुगर की, या आप बहुत थके महसूस कर रहे हो शुगर की कमी से, तो बोलते हैं केला खा लो, कॉफी पी लो, चाय पी लो, राइट। दोज आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, कि भाई वो ऑलरेडी केमिकली सिंपल सा कंपाउंड है, जैसे डालोगे वो डायरेक्ट ब्लड में जाएगा, आपकी बॉडी को ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते हैं। तो ये डिफरेंस है। ठीक है, जो सिंपल होते हैं वो ज़्यादा स्वीट भी होते हैं। कॉम्प्लेक्स का अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, तो दाल, सब्जी, रोटी, ये सब जो आप खाते हो जो मीठी नहीं है, वो होते हैं कॉम्प्लेक्स। ठीक है, वेजिटेबल्स हो गए। और मीठी चीज़ें जो है, अब डायबिटीज़ वालों को केला मना होता है, आम मना होता है, जो मीठी चीज़ें हैं वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में आती हैं। या फिर जो आप जूस पीते हो या बाहर का कोई खाना, कोई मिठाई खाते हो, वो एकदम से खाओगे तो धड़ाधड़ आपकी शुगर बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसीलिए ये है, और इजी टू डाइजेस्ट है। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स नॉर्मली भी, अगर आपको डायबिटीज़ नहीं भी है तो प्रेफर टू ईट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। ये आपकी बॉडी के लिए हेल्दी हैं। आपकी बॉडी पे किसी बॉडी पार्ट पे जोर नहीं पड़ रहा है, किसी ऑर्गन पे जोर नहीं पड़ रहा है इसको डाइजेस्ट करने में। आराम आराम से शुगर रिलीज होती है आपके ब्लड में। कैसे? कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि ब्रेड खानी है तो होल व्हीट ब्रेड खानी है। ठीक है, नॉर्मल वाइट ब्रेड नहीं खानी है। तो उसका भी यही कारण है कि होल व्हीट ब्रेड मतलब पूरे का पूरा जो गेहूं का जो दाना है, ठीक है, छिलके के साथ, वो इसमें यूज होता है। तो ये आराम से डाइजेस्ट, इट्स अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, आराम से डाइजेस्ट होता है। फ्रूट्स हो गए जो ज़्यादा मीठे नहीं है, लेंटिल्स। अब इसमें आप केले की फोटो बना रखी है, बट केला, लेट मी टेल यू, केला बहुत जल्दी ग्लूकोज बनाता है, मीठा भी होता है, और किसी की कमज़ोरी होती है तो केला देते हैं उसको, बट ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में आई थिंक नहीं कैटेगराइज होता है। क्विनोवा का आजकल सुपरमार्केट्स में बड़ा शौक चला हुआ है, क्विनोवा का दलिया खाते हैं लोग, ओट्स खा रहे हैं आजकल। स्वीट पोटैटो इज ऑल्सो गुड सोर्स। चिया सीड्स खा रहे हैं, बीन्स खा लो, कोई भी तरह की सब्जी खाते हो, नॉट जस्ट पल्सेस, सब्जियां भी एक अच्छा सोर्स है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का। ऑन दी अदर हैंड, जो चीज़ें आपको नहीं खानी है वो देखो, बाहर की चीज़ें, डिब्बा बंद चीज़ें, फैक्ट्री मेड चीज़ें हैं, आइसक्रीम, शुगरी सीरियल्स, जो आप चोकोस खा रहे हो, केलॉग्स चोकोस खा रहे हो, कुकीज़ खा रहे हो, मिठाइयाँ खा रहे हो, वाइट राइस, यहाँ पे ब्राउन राइस की बात करी गई थी, ये भी राइस के पूरे छिलके के साथ बना होता है और इसमें पॉलिशिंग नहीं होती, इसको वाइट करने में कोई प्रोसेसिंग इन्वॉल्व नहीं होती, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स है। दिस इज वाइट इज बैड।
वाइट पास्ता, पास्ता मैदे का बना हुआ है, मैदा इज अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट, आपकी बॉडी में जाएगा और शुगर बढ़ाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हो आप, ठीक है, ये सब चीज़ें, मिठाई टॉफ़ी खाते हो, दीज आर ऑल सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, ये आप अवॉइड करें। हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी का जो एवोल्यूशन हुआ है आदि मानव से लेके अब तक, हमारी बॉडी बनी है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ही डाइजेस्ट करने के लिए, जो कि आराम आराम से हमारे बॉडी के अंदर शुगर रिलीज करते हैं। ये जो सारी चीज़ें हमने देखी सिंपल कार्ब्स, ये पिछले 100-200 साल में ही आई हैं इंसान की बॉडी, इंसान की लाइफस्टाइल में, इंसान के खाने पीने में। व्हाट डू यू थिंक के ऐसे 15वीं 16वीं शताब्दी में आइसक्रीम होती थी या बिस्किट होते थे या टॉफ़ी होती थी? नहीं। तो हमारी बॉडी जो इतने हज़ारों लाखों साल से इवॉल्व करी है, पिछले 100-200 साल में जो शौक लगा है कि टॉफ़ी नाम की एक चीज़ बन गई, शुगर चीनी नाम की एक चीज़ बन गई, और वो एकदम कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ कार्ब्स है, ठीक है, आप इंस्टेंट डालते हो, आपकी शुगर बढ़ जाती है, कोई आपकी बॉडी को जोर नहीं लगाना है, तो आपकी बॉडी अफेक्ट हो रही है इन चीज़ों से, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू, ये हमारी बॉडी बनी भी नहीं है ऐसी चीज़ों से आपकी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर सके। सब्जियों से, फलों से जो तरीका होता है एब्जॉर्प्शन का स्मॉल इंटेस्टाइन में, दैट इज़ वे बेटर, हमारी बॉडी वो समझती है। ये सब आर्टिफिशियली मेड चीज़ें हैं, इनको आप अवॉइड करें, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ आती है स्टार्च। स्टार्च की मैंने बात करी थी, स्टार्च किन किन चीज़ों में, इट्स अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। राइस में देखो स्टार्च की पहचान करते हो, जो चिकनी चीज़ें होती हैं, जैसे आप भिंडी काटते हो, भिंडी काटते हो तो भिंडी जब काटते तो स्लाइमी स्लाइमी सा, चिकना चिकना सा, आपके हाथ पे चिकनाहट लग जाती है, दैट इज स्टार्च। ऐसी राइस में जब आप पानी डालते हो तो थोड़े राइस भी चिकने हो जाते हैं, वो स्टार्च है। आलू है, आलू में भी हल्की सी चिकनाहट होती है। तो स्टार्च के ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। एंड दिस इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसको आगे हम तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है हमारी बॉडी, ठीक है। फिर है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन देखो मैंने आपको बताया था कि जो लीवर में खाना, एक्सेस एनर्जी, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट जो स्टोर होते हैं, दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। वो ना स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो रहे हैं ना ग्लूकोज की फॉर्म में। ग्लाइकोजन इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और जब हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए तो लीवर क्या करता है, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करा देता है ग्लूकोज में, फटाफट अंदर से निकालता है। उसके लिए आप बाहर से, अगर आप कुछ खा नहीं रहे हो बट आपको एनर्जी चाहिए, तो लीवर कहता है कि कोई बात नहीं, बाहर से खाना नहीं आ रहा है, मेरे पास पड़ा हुआ एक्स्ट्रा मैं दे रहा हूँ, लेट्स कन्वर्ट इट इनटू ग्लूकोज एंड गिव आवर बॉडी द एनर्जी इट नीड्स, ठीक है। एनर्जी दे दी। अब आ जाओ कार्बोहाइड्रेट्स को खाने के फायदे क्या हैं। आई डोंट थिंक ये आपको, मतलब आई थिंक ये सब चीज़ें आपको पता ही हैं, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कार्ब्स, जो लोगों को रात का खाना नहीं मिलता, गरीब लोग हैं, वो खाली पेट जो सोते हैं, जो कहावत है कि खाली पेट सोना पड़ा, दैट मीन्स कि आपको नींद अच्छी नहीं आई है। ऑल्दो इतनी लेट भी नहीं खाना चाहिए, 3 घंटे का गैप होता है खाने और सोने में, बट इफ़ यू डू नॉट ईट प्रॉपर फूड, कार्ब्स नहीं है तो स्लीप अच्छी नहीं आती है, एनर्जी नहीं आती है, वीकनेस होती है, याददाश्त पे फर्क पड़ता है, वेट कंट्रोल में दिक्कत आती है। देखो कार्ब्स, फैट वेट बढ़ाता है कहते हैं कार्ब्स, बट एक्सेस कार्ब्स भी वेट बढ़ाएगा। इसलिए मध्य मार्ग, अगेन बुद्धा जी का मध्य मार्ग हमें अपनाना है कि कम खाओगे तो वेट कमजोरी आएगी, ज़्यादा खाओगे तो मोटापा आएगा, तो इन अ मीडियम क्वांटिटी। अब हम आ जाते हैं प्रोटीन की बात कर लेते हैं। देखो प्रोटीन क्या है, नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं ये, जो कि हमारी बॉडी में मसल्स को बनाने में, जब बच्चे ग्रोथ हो रही होती है, छोटे पैदा होने के बाद हम देखते हैं कि 11वीं 12वीं तक हमारी हाइट बढ़ती है, तो बॉडी की ग्रोथ में, बॉडी के बिल्डअप में, साइज में या मसल्स बनाने में प्रोटीन का बहुत योगदान होता है। इसलिए जिम में जो लोग जाते हैं वो प्रोटीन बहुत खाते हैं, या जो आपकी ग्रोइंग ईयर्स होते हैं, टीनेज ईयर, या जब आप स्कूल में होते हो तब प्रोटीन आपको दिया जाता है ताकि आपकी ग्रोथ अच्छी हो, ठीक है। एंड इट इज़ नीडेड फॉर स्किन ऑल्सो, बोन ऑल्सो।
बालों, जो आप कैराटिन ट्रीटमेंट करा रहे हो, अब आजकल बालों का बहुत ट्रेंड है, तो दैट कैराटिन ट्रीटमेंट इज नथिंग बट प्रोटीन ट्रीटमेंट। आपके बालों में प्रोटीन लगा जा रहा है आर्टिफिशियली बाहर से, ताकि आपके बाल सुंदर दिखें। स्किन के लिए भी प्रोटीन चाहिए होता है। और ये देख लिया आपने प्रोटीन की सिंपलेस्ट फॉर्म। प्रोटीन किस फॉर्म में हमारी ब्लड में एब्जॉर्ब होता है? प्रोटीन तोड़ तोड़ के पेप्सिन होता है, पेप्टाइड होता है, फाइनली सारे जो तरह के प्रोटीन है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड्स। ठीक है, ये याद रखना है, अमाइनो एसिड की फॉर्म में ही हमारी बॉडी में ब्लड में जा रहा है ये। और अमाइनो प्रोटीन का याद रखना कि इसमें नाइट्रोजन जरूर होता है। नाइट्रोजन नहीं है तो ये नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। नाइट्रोजन के साथ जो कंपाउंड होता है, नाइट्रोजन प्लस कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, देन इट बिकम्स अ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन के सोर्सेज देख लो, अंडा होता है, किसी भी तरह का चिकन होता है वो। वेजिटेरियन सोर्सेज अगर आप देखोगे तो मटर हो गए, बीन्स, किसी भी तरह की, लोबिया में बहुत प्रोटीन होता है, ये लोबिया की ही फोटो लगाई हुई है। इसके अलावा कोई भी आप दाल उठाओगे, माँ की दाल, मसूर की दाल, मूंग की दाल, सब तरह की दालों में होता है। फिर चिकन, फिश तो मैंने आपको बता ही दिया है। सी फूड में भी होता है और नट्स में होता है। किसी भी तरह के आप ड्राई फ्रूट्स खाते हो, बादाम हो गया, काजू हो गया, अखरोट हो गया, उसमें भी काफ़ी हद तक प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है वो। अब देखो जो प्रोटीन के क्या क्या फ़ायदे हैं, प्रोटीन हमें क्यों लेना चाहिए। देखो, एक तो वो हमारी इम्यूनिटी बनाने में मदद करता है। ठीक है, जो हमारी बीमारी से लड़ने की ताकत है वो हेल्प करता है। एंड क्योंकि वो हमारी मसल्स में काम कर रहा है, मसल्स बनाने में, तो इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन, हमारी मूवमेंट में। फिर एंजाइम्स बनाने में, जो एंजाइम, जैसे हमने सलाइवा देखा था, सलाइवा एंजाइम बनाता है, या पेंक्रियाज अमाइलेज बनाती है। किसी भी तरह का जो एंजाइम है दैट इज एक्चुअली अ प्रोटीन। राइबोसोम इज ऑल्सो अ प्रोटीन। प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है बॉडी की कॉम्पोजिशन, मस्कुलर बनावट में काम आता है। और देखो, प्रोटीन की अगर हमारे पास कमी होती है तो हमें हो रहा है क्वाशियोरकर। अब ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्वाशियोरकर अफ्रीकन कंट्रीज में, देखो ये फोटो भी अफ्रीकन बच्चों की लगाई गई है, बिकॉज अफ्रीका में इतनी गरीबी, खाने की इतनी कमी, प्रोटीन तो दूर की बात है। तो जब प्रोटीन की कमी हुई तो अफ्रीका में बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम है, बहुत लार्ज स्केल पे महामारी की तरह है, कि क्वाशियोरकर बच्चों में हो रहा है और मरासमस बच्चों में हो रहा है। ये बीमारियां जो है प्रोटीन की कमी से हो रही हैं। इसमें क्या हो रहा है, आंखें अंदर घुसी हुई हैं आपके स्केलेटन के अंदर, आपकी जो बोन्स हैं वो दिख रही हैं, पतली पतली आपकी बोन्स तक दिख रही हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है, आपकी हाइट नहीं बढ़ती है, और रिब्स आर विजिबल, हड्डियां सब विजिबल होती हैं। क्वाशियोरकर में क्या है, फैटी लीवर। फैटी लीवर क्या होता है, लीवर के ऊपर यहाँ पे फैट जमनी शुरू हो जाती है, चर्बी जमनी शुरू हो जाती है, एंड दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम। ठीक है, जनरली जो लोग अल्कोहलिस्ट होते हैं, जो लोग शराब बहुत पीते हैं, उनका कुछ टाइम बाद, 1-2 साल बाद या बहुत ज़्यादा पी तो फैटी लीवर हो जाता है, तो उनको भी खाना पचाने में दिक्कत होती है। फिर स्वोलन एब्डोमेन, पेट जो है, छोटे बच्चे का पेट, नॉर्मल आपकी बॉडी पे नॉर्मल फैट है, चबी हो आप, बट एकदम पेट पे बहुत ज़्यादा बाहर को उभरा हुआ है। ठीक है, दैट इज क्वाशियोरकर की कमी से हो रहा है। नीमिया, हेयर की ग्रोथ नहीं हो रही, बाल कम है बच्चे के, तो ये चीज़ें हैं। अब हम आ जाते हैं फैट पे। देखो, फैट वैसे तो टेस्टी बहुत होती है, हम सबको पसंद है, हम सबको, स्पेशली पंजाबियों को तो घी के बिना उनका गुजरता नहीं है। हर चीज़ में हम घी का तड़का लगाते हैं, तेल लगाते हैं, फ्राइड चीज़ें हमें पसंद हैं, समोसे पसंद हैं। तो फैट के बारे में पढ़ते हैं। देखो, फैट जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, बट जो हम डीप फ्राइड चीज़ें खा रही हैं वैसे नहीं। नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन, नेचुरल सोर्स ऑफ फैट चाहिए हमें, दैट इज द बेस्ट थिंग आवर बॉडी नीड्स। अब जो व्हाट आर द सिंपल सोर्सेज ऑफ फैट, फैट में देखो, फैट किसी भी तरह के तेल में फैट पाया जाता है। जो आप मार्केट से तेल खरीद रहे हो,
उसमें कभी ध्यान से पढ़ना, उसके ऊपर लेबल लगा होगा या नेट पे कहीं पढ़ना। आप ऑलिव ऑयल खरीदते हो, बहुत फेमस जी, ऑलिव ऑयल इज़ वेरी हेल्दी, सारा स्कैम है ये। ऑलिव ऑयल की डब्बी में बढ़िया से बढ़िया महंगा से महंगा ऑलिव ऑयल ले लो, सिर्फ इसमें 40% ही होता है ऑलिव ऑयल। बाकी जो 60% है वो मिलावटी तेल होता है, वो कोई और सस्ता तेल इसमें मिक्स किया होता है 60%। एंड ऑलिव ऑयल की फ़ोटो, ऑलिव की फ़ोटो बाहर लगा के बोतल के आपको ऑलिव ऑयल बोल के भेजा जा रहा है, जबकि वो सिर्फ 40% है। ठीक है, तो तेल अच्छी क्वालिटी का तेल हमें चाहिए। लोग जो कई बार मिल से निकलवाते हैं या चक्की से निकलवाते हैं प्योर 100% प्योर तेल, दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर योर बॉडी। मिलावटी तेल, या कई लोग जो आप बाहर से समोसे पनीर पकौड़े खाते हो, वो जो तेल होता है दैट इज़ रीयूज्ड, मतलब एक बार तल दिए फिर अगले बंदे के भी उसमें तल दिए, तो वो इतना सड़ा वो तेल आग के ऊपर कि उसमें जहर पैदा हो जाता है। ठीक है, उसमें ट्रांस फैट्स, जैसे आप बोलते हो ट्रांस फैट्स पैदा होते हैं, बहुत ज़बरदस्त केमिकल रिएक्शन होते हैं, और दोज ट्रांस फैट्स आर वेरी वेरी हार्मफुल। कैंसर का एक मेन कारण ये है कि आप बहुत ज़्यादा तला हुआ खाना, डीप फ्राइड चीज़ें खाते हो। हमें तली हुई चीज़ें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ फैट चाहिए। एंड फैट का सोर्स बिना, देखो तली हुई मतलब आपने उसको हीट दे दी, जब आपने किसी फैट को जला दिया नीचे से हीट देके ना, तो उसकी जो अच्छी चीज़ें थी, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स थे वो जल गए, वो तो जले ही जले, साथ में एक ऐसे जहरीले रिएक्शंस हुए, जहरीले पदार्थ उसमें बने, और जब वो आपने खाए तो आपकी बॉडी सही नहीं रहती है, आपको कैंसर होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो तेल भी जब हम खाते हैं, जला हुआ तेल, ज़्यादा जला हुआ तेल नहीं खाना चाहिए, मध्यम आंच पे बना हुआ तेल खाना चाहिए, या फिर उसको सैलड के ऊपर डाल के कच्चा, मतलब बिना गरम किया तेल, बिना पकाया हुआ तेल खाना चाहिए। तेल का सबसे बढ़िया सोर्स होता है नट्स, मूंगफली हो गई या बादाम अखरोट हो गए, इनमें बहुत अच्छी क्वालिटी का और बहुत बढ़िया तेल होता है, दिस यू शुड यूज़। फिर हम देख लेते हैं कि ग्लाइसरॉल होता है, फैट एक्चुअली में केमिकल लेवल पे क्या होता है, फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल। जैसे हमने प्रोटीन का बोला कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म प्रोटीन की होती है अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड में तोड़ने के बाद हमारे ब्लड में जाता है। फैट का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है फैटी एसिड्स, या आप लिपिड्स भी कहते हो, ये जाके हमारे ब्लड में जा रहा है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में टूट के। इसके अलावा ग्लिसरॉल भी है। एंड ये फैट की ज़रूरत हमें क्यों है, कुछ विटामिन्स हैं ए डी ई के, ये सिर्फ फैट में ही घुलते हैं, ए डी ई के ही है मेरे ख्याल, आगे आएगा टॉपिक। कुछ मिनरल्स, कुछ विटामिन्स हैं जो सिर्फ फैट में ही घुलते हैं, पानी में नहीं घुलते। ठीक है, और ऐसे जो फैट में घुलने वाले विटामिन्स हैं, अगर आपके अंदर फैट की कमी हो जाए तो आप में उन विटामिन्स की डायरेक्टली कमी हो जाएगी। और फैट में घुलने का मतलब क्या है कि वो जो विटामिन्स हैं वो हमारी बॉडी स्टोर कर लेती है फैट्स में, लिपिड्स में, क्योंकि जब चर्बी चढ़ती है। वाटर सॉल्युबल मिनरल्स का मतलब, विटामिन्स का मतलब ये होता है कि वो हमें रोज़ की रोज़ लेने पड़ते हैं, क्योंकि हम जब वो ले लिया तो पानी के साथ वो डिज़ोल्व हुए, और जब हमने यूरिन किया तो वो वहीं पे निकल जाते हैं, इसलिए वो हमें डेली लेवल पे उसका इंटेक चाहिए होता है, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स का। ठीक है, अब हम थे अपने टॉपिक पे, फैट्स वाले टॉपिक पे। तो फैट देखो, दो तरह की फैट होती है, सैचुरेटेड फैट और एक अनसैचुरेटेड फैट। ट्रांस फैट मैं आपको बता चुकी हूँ, लेस के जो चिप्स आप खाते हो जो डीप फ्राइड हैं, उसमें ट्रांस फैट्स बहुत ज़्यादा होती है। हमारी जो सरकार है, FSSAI स्टैंप लगी होती है, जो पैक्ड फूड बाजार में मिलता है, कभी देखना लेस के डब्बे पे, तो उन्होंने FSSAI ने सरकार के कहने पे लिमिट लगा रखी है आज की तारीख में। पहले थी 5% ट्रांस फैट ही हो सकती है जो पैक्ड फूड बाजार में मिल रहा है, अभी वो रिड्यूस करके कर दी गई है 2%। 2% से ज़्यादा अगर आप जो खाना बेच रहे हो मार्केट में उसमें 2% से ज़्यादा ट्रांस फैट्स हैं, तो वो आप बेच नहीं सकते हो लोगों को, आपको कम करनी पड़ेगी तभी इट्स अलाउड, अदरवाइज वो बैन हो जाएगी। खैर वो अलग बात है। सैचुरेटेड फैट्स कौन से होते हैं,
जैसे कि मीट, बटर और कोई भी तरह का डेयरी प्रोडक्ट है, ये जो होते हैं सॉलिड रहते हैं रूम टेम्परेचर पे, एंड ये दीज आर नॉट गुड फॉर योर बॉडी, दीज आर बैड कोलेस्ट्रॉल। देखो कोलेस्ट्रॉल, जैसे कहते हैं कि लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो हार्ट अटैक आ सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो कोलेस्ट्रॉल कम करो। बट नहीं, कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल जो हमारी बॉडी को चाहिए ही चाहिए, ठीक है, वो हमें मिलता है अनसैचुरेटेड फैट से। और कुछ होता है बैड कोलेस्ट्रॉल जो अगर हमारी बॉडी में बढ़ा तो हमें हार्ट अटैक आ सकता है। तो ये जो है सैचुरेटेड फैट, ये आता है बैड कोलेस्ट्रॉल के चक्कर में। LDL बोलते हैं, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। LDL की मात्रा आपको कम चाहिए होती है अपने कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट में, LDL। और जो HDL होता है, HDL, इसकी मात्रा आपको अपने कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट में ज्यादा चाहिए होती है। दिस इज गुड कोलेस्ट्रॉल, LDL इज बैड कोलेस्ट्रॉल। ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, दैट इज लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये क्लियर है। अब ये जो है ये बुरा क्यों है? बिकॉज ये जो हमारी आर्टरीज है, जो हमारी नाड़ें हैं, जो खून लेके जा रही हैं ब्लड से बाकी ऑर्गन्स तक, उनमें जम जाता है और ब्लड फ्लो नहीं हो पाता। अब जो हार्ट है वो बहुत जोर से ब्लड पंप कर रहा है, वहां पे रुकावट है, तो आर्टरीज फटने का डर रहता है, हार्ट अटैक आने का डर रहता है, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। वेजिटेबल ऑयल्स, कोई अच्छी चीजें जो हैं जो हमें खानी चाहिए, वेजिटेबल ऑयल, सरसों का तेल हो गया, राइस ब्रेन ऑयल हो गया, सोयाबीन का तेल हो गया, दीज आर ऑल गुड फैट्स। कोकोनट ऑयल हो गया, बट अगेन अगर आपने उसको ज़्यादा सड़ाया, तल तल के चीज़ें बनाई, तो वो ट्रांस फैट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, विच अगेन विल बी प्रॉब्लमैटिक। अब ये देखो सोर्सेज देख लो, सूरजमुखी का तेल हो गया, फिश का ऑयल हो गया, किसी भी तरह के आपके बीज हो गए, पंपकिन सीड्स खाते हो, अलसी के बीज खाते हो, फ्लैक्स सीड हो गया, एवोकैडो आजकल बड़ा चल रहा है जी। देखो इट्स नॉट एन इंडियन फ्रूट, बाहर से कॉन्सेप्ट आता रहता है, हमारे यहाँ फेमस हो जाता है। एवोकैडो फैट का बहुत बढ़िया सोर्स है, एवोकैडो से बेटर इंडिया में बहुत बढ़िया सोर्स है। कोकोनट खाओ आप कच्चा, मूंगफली खाओ आप, ठीक है, कोकोनट का पानी पी सकते हो, दालें खाओ, ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पे आप देखो जो बुरे फैट्स हैं, जो सैचुरेटेड फैट्स हैं, आप मैकडी पे जाके फ्रेंच फ्राइज खाते हो, पाम ऑयल जो मैं कह रही थी ना, ऑलिव ऑयल में, या कोई भी आप बाजार से तेल खरीदते हो, कोई भी, चाहे आप सनफ्लावर ऑयल भी खरीदते हो, उसमें पाम ऑयल की मिलावट होती है। पाम ऑयल बहुत सस्ता मिलता है और ये दिस इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो डॉक्टर्स जनरली या न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं वो रेकमेंड करते हैं कि बाहर का डिब्बा बंद तेल ना खाओ आप, या तो आप घर पे निकलवा लो, या आप तेल नट्स से खाओ। नट्स मतलब ये बादाम अखरोट से खाओ, तेल वैसे बंद कर दो, ठीक है। तेल के और अच्छे सोर्सेज यहाँ पे मैंने आपको बताए हैं। तो तेल एज सच तेल की फॉर्म में बाजार से खरीद के तल के चीज़ें यहाँ लगा के खा रहे हो, दैट शुड बी बैन, क्योंकि सैचुरेटेड फैट है, कैंसर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। मेयोनीज जो मोमोज के साथ आप खाते हो, किसी भी तरह की क्रीम, चीज़, बटर, दीज आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर है। टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क मैंने कहा है, नॉट जस्ट टाइप 2, टाइप 1 जो डायबिटीज़ होती है जिसमें आपको इंजेक्शन लेना पड़ता है, उसमें भी ये काफ़ी बड़ा रोल अदा करता है, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं विटामिन और मिनरल्स में क्या डिफरेंस है, क्योंकि इसके बाद हम विटामिन पढ़ने वाले हैं, अभी तक हमने मिनरल्स पढ़े हैं, तो हम ये देख लेते हैं क्या डिफरेंस है। विटामिन जो होते हैं ये ऑर्गेनिक है, मतलब ये प्लांट्स में अच्छी मिल जाते हैं आराम से। मिनरल्स जो होते हैं इनऑर्गेनिक होते हैं, ये आते हैं पानी से या सॉइल से, ठीक है। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गन, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म कि किसी जीवित चीज से आते हैं विटामिन का सोर्स। इनऑर्गेनिक मतलब नॉन लिविंग, ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो जैसे कि पानी हो गया या मिट्टी हो गई, वहां से मिलते हैं ये। दे कैन इजीली बी डिस्ट्रॉयड बाय कुकिंग। विटामिन खत्म हो जाएंगे अगर आप खाने को आंच पे बनाओगे, हाई तेज आंच पे बनाओगे, हीट करोगे, उसके अंदर केमिकल
टूट जाते हैं, केमिकली वो टूट जाता है। यहाँ पे जो है दे डू नॉट गेट डिस्ट्रॉयड, क्योंकि वो एलिमेंटल फॉर्म में होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, आयरन। आयरन को आगे तोड़ के आप क्या ही बनाओगे, कितना भी जला लो, आयरन आयरन ही रहेगा, कैल्शियम कैल्शियम ही रहेगा, ठीक है, तो वो टूटते नहीं है। फिर हम देखते हैं कि दे रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड, रेड ब्लड सेल्स बनाते हैं, फूड से एनर्जी बनाते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहे हैं, मतलब इनके फंक्शंस की बात हो रही है। स्किन, आपकी आंखें, विटामिन ए, राइट, हेयर, विटामिन इसमें प्रोटीन आ जाता है, तो विटामिन ए डी ई के, ई जो होता है विटामिन ई, दैट इज वेरी गुड फॉर योर स्किन, के ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा है। ऑन दी अदर हैंड जो मिनरल्स हैं ये हमें हेल्प करते हैं बोन, कैल्शियम की कमी से हमारी बोन कमज़ोर होती है, फॉस्फोरस की कमी से हमारे दांत कमज़ोर होते हैं, ठीक है, मसल के कॉन्ट्रैक्शन में, मूवमेंट में हेल्प करती है, ये चीज़ें हैं। तो दोनों के फंक्शंस को कंपेयर किया है। फिर हम विटामिन्स पे अब आ जाते हैं। विटामिन्स बोला ऑर्गेनिकली मिलते हैं, मतलब प्लांट से हमें मिलते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं हीट करने से, तो दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, एंड ये हमारे मेटाबॉलिक फंक्शंस, हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं और उनका जो काम चल रहा है उसको वो चलता रहे, वो आराम से मेंटेन रहे, उसको मेंटेन करने में विटामिन्स का रोल है, ठीक है, एंड उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बेरी रिकेट्स होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, बीमारियां हो जाती हैं, स्कर्वी होता है सी की डेफिशिएंसी से, ठीक है, तो ये चीज़ें बता रखी हैं कि अगर वो नहीं लोगे तो ऐसा नहीं है कि हमारा काम चल जाएगा, वी विल हैव प्रॉब्लम्स। और विटामिन्स देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फैट सॉल्युबल होती हैं, वाटर सॉल्युबल। क्यों, हमें इससे हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, चाहे वाटर सॉल्युबल हो फैट सॉल्युबल हो। वाटर सॉल्युबल मतलब कि आज आपने पानी के साथ विटामिन लिया या खाना खाया, आज के आज ही वो आपकी बॉडी से निकल जाएगा व्हेन यू गो टू वॉशरूम, ठीक है, आपके यूरिन के साथ ये विटामिन भी निकल जाएंगे, जब निकल गए तो विटामिन की कमी हो गई तो आपको डेली बेसिस पे ये वाले विटामिन लेने पड़ते हैं, अदरवाइज इनकी कमी हो जाती है। और वो सोर्स चाहे आप टैबलेट के थ्रू लो या आप, बेस्ट रहता है कि आप अपने फूड, अपनी डाइट के थ्रू लो, क्योंकि डाइट के थ्रू लिया गया जो विटामिन है वाटर सॉल्युबल वो हमारी बॉडी बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। टैबलेट के थ्रू लिया गया हमारी बॉडी का ये मैकेनिज्म है नहीं, ठीक है, ये चीज़ें हैं। फैट सॉल्युबल जो है ADEK बताया था मैंने आपको, ADEK, और यहाँ पे आता है B और C। तो अक्सर लोगों में विटामिन बी की कमी रहती है। विटामिन बी की कमी कैसे पता चलती है, तुम्हारी एडियो में दर्द होगा, मसल्स में दर्द होता है, तो विटामिन बी का रोल ही यही है कि आपकी नर्व्स को स्ट्रॉन्ग रखता है। सी की कमी हो जाए तो आपके जो घाव हैं, कोई भी आपको कट लगा, कोई भी चोट लगी, वो जल्दी हील नहीं होती है, जल्दी भरती नहीं है, वो घाव नहीं भरता, सी की कमी से होता है। ADE के, अब ये जो है ये बहुत बढ़िया चीज़ है। ये क्या है कि भाई मैं ना आपकी बॉडी में स्टोर हो जाता हूँ, आपकी चर्बी के बीच में कहीं, आपके जहाँ जहाँ चर्बी स्टोर है मैं वहीं बैठ जाता हूँ, आपको डेली बेसिस पे मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वो है ADEK। इनकी कमी अक्सर नहीं होती है, मतलब इनकी कमी पूरी करनी इजी है, ये इतनी जल्दी नहीं होती है इसकी कमी। तो ये आप याद रखो, ADEK इज फैट सॉल्युबल, B एंड C जो बच गए दे आर वाटर सॉल्युबल, ठीक है। इसमें ये लिस्ट मैंने आपको दे दी है, ये आप देख सकते हो। ये याद रखना कि B के आगे बहुत सारी कैटेगरीज हैं, थियामीन, रिबोफ्लेविन, नियासिन, बायोटीन, फोलेट, ये सब चीज़ें हैं। जब आप मल्टीविटामिन की टैबलेट्स लेते हो तो ये सारी जो टैबलेट्स उसमें मिक्स होती हैं, ये सारी चीज़ें। अब इसमें फंक्शंस देख लेते हैं और सोर्सेज देख लेते हैं। देखो जो A है, आँखों के लिए अच्छा होता है, आपकी त्वचा के लिए अच्छा होता है, आपके दांतों को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए अच्छा होता है, और ये हमें मिलता है मिल्क से। मिल्क इज़ अ वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन A। इसके अलावा अंडों से, लीवर से, लीवर मतलब जैसे कॉड लिवर ऑयल, कॉड एक मछली होती है COD,
उसके कैप्सूल आते हैं, उसके लीवर से बने होते हैं, तो दैट लीवर विटामिन ए का सोर्स बहुत बढ़िया है। फिर देखो फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने में काम आ रहा है विटामिन B1। एंड ये देखो नर्व्स फंक्शन, मैंने बताया था जब आप में विटामिन बी की कमी हो जाती है तो आपकी नर्व्स में कमजोरी आ जाती है, आपकी एड़ों में दर्द होता है, यहाँ अंदर दर्द होता है, आपसे मान लो आटा नहीं गोंदा जाता, या आप स्कूटी चला रहे हो तो ब्रेक प्रॉपरली नहीं लग रही है, तो नर्व्स वीक हो जाती हैं थायामीन की कमी से। इसका सोर्स क्या है? वाटरमेलन खाओ, पालक खाओ, टमाटर खाओ, ठीक है। 3 देख लो, 3 की कमी हो रही है, अगेन नर्वस सिस्टम, विटामिन B2 एंड 3 नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखने में काम आता है। इसके सोर्सेज भी देखो, स्पिनच हर जगह आएगा, स्पिनच इज़ वेरी गुड थिंग, पालक आपको खानी चाहिए, टमाटर खाने चाहिए। इसके अलावा चिकन और श्रिम्प। फिर ये हो गए एक्स्ट्रा सारे। सी को हम देख लेते हैं। सी जो है एंटीऑक्सीडेंट्स, जो हमने फाइटोकेमिकल्स की बात करी थी, इट इज़ डायरेक्टली लिंक टू दोज फाइटोकेमिकल्स जो हमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स बनाने में, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में। जो मैंने कहा कि आपका कट लग गया, आपका घाव भरता नहीं है, तो सी की कमी, सी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इम्यूनिटी, वो इम्यूनिटी वीक हो जाती है इसलिए आपका घाव नहीं भर रहा है, ठीक है। फिर आ जाओ डी पे। डी देखो आपकी जो बोन्स हैं, हड्डियां हैं, आपके दांत हैं, वो मजबूत रहें, कैल्शियम और फॉस्फोरस बनाने में ये हेल्प करता है, ठीक है, तो हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर आ जाओ ई पे। ई अगेन ए सी की तरह एक एंटीऑक्सीडेंट भी है, और ये सेल लेवल पे, सेल की जो मेम्ब्रेन होता है, जो झिल्ली होती है जो सेल को प्रोटेक्ट करती है, उसको स्ट्रेंथन करने में ई काम आता है। एंड लास्ट में आता है आपका विटामिन के, ब्लड क्लॉटिंग। जिनके बॉडी में के की कमी हो गई, खून उनका निकलता रहता है, अगर नॉर्मली 5 मिनट लगते हैं, इनके अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो 15-20 मिनट लगते हैं, उससे ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। विटामिन के इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एग्जाम में बहुत आता है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है, ठीक है। सोर्सेज मैंने आपको यहाँ बता दिए, एक बार फिर से देख लो आप। विटामिन B1 देखो, वाटरमेलन, पालक हो गया, किसी भी तरह का आपका नॉनवेज हो गया, स्पेशली पोक और हैम, सोया का दूध हो गया। विटामिन ई देख लो, स्पिनच तो आएगा ही आएगा, देखो स्पिनच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ड्राइड बादाम हो गए आपके, ब्रोकली हो गई, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। ऑलिव हो गया, पपीता हो गया, तो ये आप देख लेना, इसको ऐसे रटने की जरूरत नहीं, यू जस्ट नीड टू हैव एन आइडिया। ये ऐसा सवाल नहीं आएगा कि हाँ जी इसमें क्या मिलता है, मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए। जैसे आयरन, स्पिनच, पालक इज़ अ गुड सोर्स ऑफ आयरन, ठीक है। कैल्शियम, कैल्शियम हमारे दूध में बहुत होता है, विटामिन ए भी दूध में बहुत होता है, ऐसी चीज़ें। और ये हमने पढ़ लिया है कैल्शियम। मिनरल्स देख लो, अब आप मिनरल्स की हमने बात करी, इनऑर्गेनिक होते हैं, वाटर से मिल रहे हैं और सॉइल से मिल रहे हैं, ये हमें प्लांट से नहीं मिल रहे या ऑर्गेनिक कोई सोर्स से नहीं मिल रहे। ये क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं, अब क्योंकि ये खुद में केमिकल्स है, एक तरह का एलिमेंट है, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम, तो दे हेल्प इन केमिकल रिएक्शंस इन आवर बॉडी, ठीक है। और ये विटामिन्स के साथ मिलके काम करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि विटामिन सी जो है वो आयरन की एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। आप आयरन की टैबलेट्स तो ले रहे हो, अपनी डाइट में आयरन तो ले रहे हो, बट अगर आप में विटामिन सी की कमी है तो वो आयरन आपकी बॉडी से निकल जाएगा, ठीक है, वो आपकी बॉडी में ब्लड में नहीं जा पाएगा, सेल लेवल तक नहीं जा पाता, तो दे वर्क इन कॉम्बिनेशन। जिंक जो है, जिंक हेल्प करता है विटामिन ए की एब्जॉर्प्शन में, विटामिन ए बने ढंग से, ठीक है, तो दे आर ऑल इंटरलिंक्ड। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से मिनरल्स हैं और क्या क्या सोर्सेज हैं इनके। कैल्शियम मैंने आपको बताया कि मिल्क में, एक एक आप याद रख लो, सारे याद रखने की जरूरत नहीं है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, देखो आजकल क्या हो गया ना कि दूध के बारे में क्या बोला जा रहा है, बहुत सारी जो नई रिसर्च हुई है कि दूध में एक ऐसा प्रोटीन पाया जाता है कैसीन, कैसीन करके एक प्रोटीन है जो कि हमारी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है?
कि ये बॉडी में एंड बॉडी के लिए खतरनाक बन रहा है और इसके चक्कर में लोगों को डायबिटीज हो रही है। इसका जो स्ट्रक्चर है, इस प्रोटीन का स्ट्रक्चर ऐसा है, तो बहुत सारे साइंटिस्ट जो है वो कह रहे हैं कि मिल्क आप ना पिएं। जो डायबिटीज एक महामारी बनी है उसका कह रहे हैं एक मेन रीजन है ये केमिकल, ये प्रोटीन कैसीन, जो कि दूध में पाया जाता है। तो दूध आप कितना भी प्योर यूज कर लो, गाय भैंस किसी का भी आप ले लो, दूध के लिए मना किया जा रहा है बिकॉज ये जो केमिकल है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इंसुलिन नहीं बनने दे रहा है ये पैंक्रियाज में। इंसुलिन एक तरह का हार्मोन है जो आपके शुगर को कंट्रोल करने में रोल अदा करता है, तो वो नहीं बन पा रहा है। तो अगर आपको दूध नहीं पीना है तो कैल्शियम का एक बहुत बढ़िया सोर्स है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। मेथी खाओ, पालक खाओ, मूली के पत्ते खाओ, ये बहुत बढ़िया सोर्स रहता है। फिर आता है क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में क्लोराइड है NaCl, तो क्लोराइड का बहुत बढ़िया सोर्स है ये। ठीक है, ये क्या है, कभी कहते हैं कि अगर आपने नमक ज़्यादा खा लिया, बीपी तो बढ़ता ही है, आपकी बॉडी फूल जाती है, सूजी सूजी सी रहती है। तो होता है क्या है कि वो कहते हैं नमक से सूजती है। तो नमक अगर आप कम कर दोगे तो आपकी बॉडी में फुलावट नहीं आएगी। और नमक वैसे भी डाइजेशन में अगर आप सही क्वांटिटी में, सही मात्रा में नमक लेते हो तो वो आपके खाना पचाने में भी मदद करता है। ठीक है, फिर आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम देखो, जिन लोगों को डायबिटीज होती है ना उनकी नर्व्स की भी दिक्कत होती है, नर्व्स कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, तो उनको मैग्नीशियम भी बोला जाता है कि आप मैग्नीशियम भी लो, ये नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। और इसके बहुत बढ़िया सोर्सेज जो हैं वो है पल्सेस, अनाज खाओ अलग अलग तरह के। मिलेट्स आजकल बहुत चढ़ गए हैं, देखो 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बोला जा रहा है। ठीक है, डिक्लेयर किया है UN ने, एंड इंडिया में इसका बहुत रोल था। इंडिया ने ये पुश किया था कि इसको बोला जाए, क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे बढ़िया जो मिलेट्स की खेती हो रही है वो इंडिया में होती है, और इंडिया में भी कहाँ हो रही है, ये आंध्र प्रदेश में हो रही है। तो मिलेट्स आर अ वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ मैग्नीशियम। मिलेट्स कौन कौन से होते हैं? कोदरा, हरी कंगनी, बाजरा, ज्वार, ये सब चीज़ें। तो ये जो मिलेट्स होते हैं, यानी कि गेहूं और चावल को छोड़ के जो भी किसी भी तरह के अनाज हैं वो आप खाओ। मैग्नीशियम का बहुत बढ़िया सोर्स है, वो आपके नर्वस सिस्टम को बढ़िया रखता है। फिर आता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस हमें बीज में मिलता है, किसी भी तरह का बीज खाते हो, सूरजमुखी के बीज खाते हो, या अलसी के बीज खाते हो, या पंपकिन तरबूज के, खरबूजे के बीज खाते हो, और किसी भी तरह के नट्स, अखरोट खा रहे हो, बादाम खा रहे हो, काजू, उसमें बहुत बढ़िया फॉस्फोरस का रोल होता है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी बॉडी में फॉस्फोरस हड्डियों की मजबूती के लिए, दांतों की मजबूती के लिए चाहिए होता है। फिर आता है पोटेशियम। पोटेशियम सबसे बढ़िया होता है आपके केले में एंड आलू में। ठीक है, इसके अलावा दालों में होता है। पोटेशियम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कार्डियक हेल्थ, दिल की सेहत को सही रखने के लिए पोटेशियम प्लेज अ वेरी बिग रोल। फिर आता है सोडियम। सोडियम मैंने अगेन, क्लोराइड भी आपको नमक से मिलता है, सोडियम भी आपको नमक से मिलता है, और ये भी आपको इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में मदद करता है। व्हाट डज दैट मीन? देखो, जब आपको लूज मोशंस होती हैं, ठीक है, तो आपको बोला जाता है कि ORS का सोल्यूशन लो। ORS का सोल्यूशन में आप क्या डाल रहे हो? नमक डाल रहे हो, चीनी डाल रहे हो, और पानी। ठीक है, पानी तो चलो इसलिए कि चलो निगला जाएगा क्योंकि खाया हजम नहीं होता। चीनी इसलिए डाल रहे ताकि आपको एनर्जी मिले। नमक का क्या रोल है? नमक क्यों खा रहे हैं? नमक में है सोडियम। सोडियम आपके गट के, स्मॉल इंटेस्टाइन के सारा बैलेंस करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसमें, और वो सोडियम, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो दे हेल्प इन मेंटेनिंग गट हेल्थ, इलेक्ट्रोलाइट्स। इनफैक्ट जो हमें नारियल का पानी जो हम पीते हैं वो भी रेकमेंड किया जाता है जब हमें दस्त लगे होते हैं, कि इससे आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन रहता है। तो सोडियम ऑल्सो प्लेज अ बिग रोल इन दैट। ठीक है, फिर हम ये, ठीक है, इसके बाद थोड़ा ये इन्होंने ओवरव्यू दिया है कि अलग अलग जो मिनरल्स हैं क्या क्या रोल अदा करते हैं। इसको मोटा मोटा हम देख लेते हैं। देखो, कैल्शियम जो है,
कैल्शियम मैंने बोला बोन्स की हेल्थ में काम करता है, रिवाइज ही हो रहा है ये आपका, थोड़ी रिपीटेड स्लाइड्स ही हैं। बोन्स की हेल्थ में, रात को नींद नहीं आ रही है काफ़ी टाइम से, इंसोम्निया ही बन गया है, उसमें हेल्प करता है, हेल्प करता है। मैग्नीशियम Mg, ब्लड प्रेशर अगर आपका हाई रहता है उसको सही रखता है। स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, ठीक है, कई लोगों को स्ट्रेस, काम ऐसा होता है, वर्क लाइफ ऐसी होती है कि स्ट्रेस रहता है। पोटेशियम के, दिस हेल्प्स इन डायबिटीज एंड ब्रेन के फंक्शन, जो पहले हमने डिस्कस किए थे उसके एडिशन में ये फंक्शंस बता रही हूँ। आयरन, आयरन हेल्प्स इन फॉर्मिंग हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो आपके आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स में लगा होता है केमिकल, जो उसको लाल रंग देता है खून को, वो आयरन की कमी होती है, कहते हैं ना आयरन की कमी है तो हीमोग्लोबिन का टेस्ट होता है, HB बोलते हैं, हीमोग्लोबिन का टेस्ट होता है, डायरेक्टली रिलेटेड टू आयरन, आयरन बढ़ाओगे हीमोग्लोबिन बढ़ता है, ठीक है। जिंक हो गया, जिंक क्या है, स्किन की दिक्कत, स्किन के जब आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हो, स्किन के डॉक्टर के पास जाते हो, जितनी भी वो ट्यूब्स देता है आपको लगाने के लिए, उसमें पढ़ना, उसमें जिंक ज़रूर डाला होता है, बिकॉज जिंक हेल्प्स इन, जो आपकी स्किन पे या ड्राइनेस हो रही है या एक्ने बन रहे हैं या किसी भी तरह के स्किन की प्रॉब्लम है, जख्म हो रहे हैं, तो जिंक हेल्प्स इन स्किन प्रॉब्लम्स, ये याद रखो। सोडियम, अब जनरली क्या होता है कि मम्मी कहती हैं धूप में निकल रहे हो नींबू पानी पी के निकलो, ठीक है, तो सन स्ट्रोक, धूप में चक्कर ना आ जाए इसलिए भी नमक का इंटेक, सोडियम का इंटेक ज़रूरी होता है, ब्रेन सही से चलता रहे, बेहोश ना हो जाए, ठीक है। या प्री मैच्योर एजिंग, अगर आप टाइम के साथ बूढ़े हो रहे हो, नहीं होना चाहते हो, तो सोडियम ज़रूर खाओ, नमक खाओ, नमक वाली चीज़ें खाओ, ठीक है। फिर आता है फॉस्फोरस, मसल वीकनेस में प्रॉब्लम आती है। फिर आता है आपका आयोडीन, आयोडीन का सबसे बढ़िया सोर्स, नेचुरल सोर्स जो है, वैसे तो कम होते हैं, बढ़िया सोर्स जो है दैट इज अनियन, प्याज खाओ। और इसके अलावा आयोडाइज सॉल्ट, जो टाटा का आयोडाइज सॉल्ट होता है वो बढ़िया है मेटाबॉलिज्म को तेज रखने में। देखो थायराइड नाम की जो बीमारी होती है, जो बहुत कॉमन है आजकल, थायराइड ग्लैंड आपका ठीक से काम नहीं कर रहा है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया है आपको, तो आयोडीन की कमी से भी कहते हैं गोइटर हो जाता है, गोइटर जिसको घेंगा बोलते हैं हिंदी में, आयोडीन की कमी से होता है। तो ये ना हो, इससे आपका डायरेक्ट, जिनको थायराइड होता है या जिनको गोइटर होता है, उनका पूरा मेटाबॉलिज्म, बहुत सुस्त बॉडी होती है, उनको थकान बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि उनकी बॉडी का फंक्शंस, खाना खाते हैं उसको प्रॉपरली पचा नहीं पाते हैं, लेजी से रहते हैं, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो आयोडीन का इंटेक बढ़ेगा तो थायराइड का ग्लैंड प्रॉपरली फंक्शन करेगा, वो प्रॉपरली फंक्शन करेगा तो आपका मेटाबॉलिज्म सही रहेगा, ठीक है। इसके साथ ही आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली, विटामिन्स कर लिए कवर, मिनरल्स कर लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम कवर कर लिया और सर्कुलेटरी सिस्टम कवर कर लिया। एक लेक्चर और बचेगा बायो का, वो हम कर लेंगे। आई विल ट्राई कि कल आपकी सारी की सारी बायो होपफुली ख़त्म हो जाए, चाहे आपका सेशन थोड़ा लंबा जाए। तो इसके साथ ही आज का सेशन ख़त्म होता है। कल मिलते हैं दोबारा 1 बजे मेरे साथ लाइव, कल है सैटरडे, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।